बात करेंगे स्तनकर और नांगेली की कथा। सोशल मीडिया पर आपने नांगेली के मार्मिक कथा को ज़रूर सुना होगा। आपको ऐसे कई लोग मिल जाएँगे जो स्तनकर और नांगेली की कथा पर चर्चा करते हुए हिंदू धर्म पर सवाल उठाते हैं। पर इनकी चर्चा पर कोई प्रमाण या रेफ़रेंस नहीं होता। सिर्फ़ एक मार्मिक घटना का प्रलापन होता है। आज हम मतलब आज की जो हमारी स्ट्रीम है, आज की इस स्ट्रीम में हम केरल के स्तनकर और नांगेली कथा से, नांगेली यहाँ पर वो वुमन है जिसको कहा जाता है कि इस वुमन के साथ जो है ये घटना हुई थी। तो यहाँ पर कुछ लोग मुझसे बार-बार पूछ रहे थे कि ये नांगेली कोई जगह है या कोई वुमन है? तो नांगेली वुमन है। इसी की इर्द-गिर्द ये सारी घटना को जो है वो परोसा जाता है। तो ये नांगेली की कथा से संबंधित संपूर्ण प्रकरण तथा तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर आपको सत्य से अवगत कराएँगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज आपको जानने को मिलेंगी। अब इसमें आपको क्या-क्या जानने को मिलेगा वो बता देता हूँ। यानी कि आज के इस टॉपिक की विषय वस्तु क्या है, आज के इस टॉपिक में हम क्या-क्या आपको बताने वाले हैं। तो देखिए इसमें हम बताएँगे ब्रेस्ट टैक्स प्रोपेगेंडा और इस प्रोपेगेंडे की उत्पत्ति। ब्रेस्ट टैक्स और नांगेली की मनगढ़ंत कहानी बनाने के पीछे का उद्देश्य। त्रावणकोर महाराज के द्वारा किए गए निर्णय और भारतीय पहनावा पर विदेशी उपनिवेशवाद और एंशिएंट क्लॉथिंग हिस्ट्री यानी कि प्राचीन वेशभूषा के ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे। यानी कि जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो हमारे कपड़े पहनने की जो वेशभूषा है या प्राचीन काल में लोग कैसे वस्त्र धारण करते थे या वस्त्र पहनने के पीछे लोगों की क्या अपनी आज़ादी थी, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक में कवर किए गए हैं ताकि आपको ए टू जेड हर चीज़ आपको एक्सप्लेन की जा सके, बताई जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि ये जो टैक्स है यानी कि स्तन कर का जो प्रोपेगेंडा है ये कैसे शुरू हुआ। तो ब्रेस्ट टैक्स और नांगेली को लेकर प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया है आइए देखते हैं। इस विषय पर लेख लिखे गए, पुस्तकें लिखी गई, फिल्में तक बनाई गई, पेंटिंग बनाई गई, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर नैरेटिव चलाया गया। जी हाँ, बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, ये याद रखना है आपको क्योंकि आगे इसी के बारे में पूरी कहानी बताने वाला हूँ। इस चीज़ को कैसे बढ़ावा मिला? तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? इसके बारे में खूब पुस्तकें लिखी गईं, खूब फ़िल्में बनाई गईं। इसके अलावा इसके ऊपर पेंटिंग और कॉमिक्स बुक तैयार किए गए। वेबसाइट और सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ जो है एक इसके पक्ष में जो खूब ढेर सारा नैरेटिव चलाया गया। आगे आप देख सकते हैं कि नांगेली को लेकर कितने सारे वेबसाइट अपने अपने लेख लिख करके जो है सोशल मीडिया पर उन्होंने प्रचारित किए हैं और विकिपीडिया ने भी इसे प्रकाशित किया है। आइए आपको दिखाते हैं। क्रम से आगे बढ़ेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे। अब ये देख सकते हैं, ये न्यूज़ आर्टिकल्स आप देख लीजिए। आप लिखिए नांगेली और आपको भर-भर के आर्टिकल्स मिलेंगे। क्या है? भर-भर के आर्टिकल्स। लेकिन इन सभी आर्टिकल्स में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है आपको समझना। जानते हैं क्या समझना? टाइम। क्या? टाइम। टाइम देखिए, इसमें हमने 2013, 16 ठीक है? 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 तक के आर्टिकल संलग्न किए हैं। यानी कि हर साल इसके ऊपर जो है यानी कि हर साल इसके ऊपर ढेरों आर्टिकल्स तैयार किए जाते हैं, ढेरों न्यूज़ चैनल्स जो हैं इसके ऊपर जो है लिखते हैं, प्रोपेगेंडा वादे इसके ऊपर लिखते हैं और व्यूज़ छापते हैं, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो, हर साल ये प्रोपेगेंडा जो है घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है, सिर्फ़ बढ़ाया गया है इस प्रोपेगेंडे को। आगे आ जाइए। अब विकिपीडिया को देखिए, इसने भी नांगेली पर लेख प्रकाशित किया है। विकिपीडिया के इस लेख पर अगर रेफ़रेंस सेक्शन में जाएँगे, तो रेफ़रेंस बिल्कुल नई पुस्तकों या न्यूज़ वेबसाइट के लेखों को संदर्भित करते हुए लिखा गया है। इससे क्या है ना कि विकिपीडिया पर अगर आप स्तनकर के बारे में पढ़ने जाते हैं, नांगेली वाले प्रकरण पर, तो वहाँ पर इसके बारे में लिखा तो बहुत कुछ गया है। लेकिन वहाँ पर जो रेफ़रेंसेस के जो मूल सोर्सेज़ की बात की जाती है, यानी कि जो मूल रिसोर्सेज़ यानी कि किस सोर्स से, किस रेफ़रेंस से लेकर के आपने ये बात लिखी है, जब आप उसको चेक करने जाते हैं, तो वहाँ पर जो रेफ़रेंसेस दिए गए हैं, वो रेफ़रेंसेस दिए गए हैं इन न्यूज़ आर्टिकल्स के। इसके अलावा 2, 4, 5 सालों में लिखी गई जो पुस्तकें हैं उनके। किसी समकालीन तथ्य का, किसी समकालीन प्रमाण का कोई एविडेंस दे करके किसी ने कहीं कुछ नहीं लिखा है क्योंकि कुछ था ही नहीं। कुछ था ही नहीं तो लिखेंगे कहाँ से? अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि विकिपीडिया के इस लेख पर केवल आपको कहानी मिलेगी, नांगेली का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ आदि कोई जानकारी नहीं मिलेगी। यानी कि नांगेली के बारे में तो बात की जाती है, लेकिन ये नांगेली नाम की जो औरत या स्त्री है,
इसका जन्म कहाँ हुआ, इसके माता-पिता कौन थे, इसके भाई कितने थे, ठीक है? ये किस तरह से रहा मतलब कुछ भी जो एक बेसिक स्टैंडर्ड होता है किसी के बारे में जानने का ना, वो नहीं है। बस काल्पनिक रूप से एक नांगेली है और इस नांगेली के ऊपर घटित एक घटना का बस वर्णन है। अब बात करते हैं कि ये नांगेली की जो घटना है वो 18वीं से 19वीं सदी की बताई जाती है। ऐसे में नांगेली के समकालीन प्रमाण आसानी से मिल जाने चाहिए क्योंकि 18वीं और 19वीं शताब्दी के तो बहुत सारे प्रमाण मौजूद हैं। यहाँ तक कि इसी 18वीं और 19वीं शताब्दी में जिस राजा के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि इस राजा के शासनकाल में इस तरह का टैक्सेशन किया गया था, तो उस राजा के सारे अन्य लेटर मौजूद हैं। लेकिन वह लेटर मौजूद ही नहीं है, जिस लेटर में राजा ने ऐसा कोई आदेश पारित किया हो कि औरतों के स्तर पर कर लगाया जाएगा। उस राजा के द्वारा किए गए अन्य कई सारे कार्यों, अन्य कई सारे आदेशों के ऊपर लेटर आज भी उपलब्ध है, मैं ये सारे दिखाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। लेकिन इस बात का कहीं लेटर उपलब्ध नहीं है कि उस राजा के शासनकाल में या उस समय काल में किसी राजा के द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित किया गया हो। तो आपको ध्यान रखना है कि 18वीं से लेकर के 19वीं शताब्दी के बीच बताई जा रही इस घटना का कोई भी समकालीन प्रमाण मौजूद नहीं है। सारे के सारे प्रमाण जो हैं काफ़ी बाद के दिखाए जाते हैं, काफ़ी बाद में प्रोपेगेंडावादियों ने जो पुस्तकें लिखी हैं और जो आर्टिकल्स लिखे हैं, उनको एज़ ए रेफ़रेंस प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन समकालीन प्रमाण मौजूद नहीं है। तो ये आप जान सकते हैं और देख सकते हैं। आइए, अब ये देखिए आप हमारा विकिपीडिया। विकिपीडिया में जो भी रेफ़रेंसेस दिए गए हैं, ये सारे रेफ़रेंसेस देख लीजिए। बीबीसी न्यूज़ 27 जुलाई को लिखा था, वो आर्टिकल चेप दिए हैं, ठीक है? इसके अलावा 28 जुलाई 2016 को किसी ने लिखा था, वो आर्टिकल चेप दिए हैं। इसके अलावा 17 मार्च 2021 का है, वो आर्टिकल चेप दिए हैं। ये देख लीजिए 2019 का आर्टिकल चेप दिए हैं, 9 मार्च 2017 का आर्टिकल चेप दिए हैं, 11 अक्टूबर 2021 का आर्टिकल चेप मतलब कोई भी आर्टिकल जो है, ये नहीं है कि चलो ठीक है, घटना अगर आप मान के चल रहे हो कि ये जो घटना है, अब ये घटना 18वीं से 19वीं शताब्दी की है, लेकिन चलो कोई बात नहीं 19वीं से 18वीं 19वीं शताब्दी का ना सही, उसके 2-4 साल बाद का ही दे देते, लेकिन देते तो सही। लेकिन साला 18वीं 19वीं शताब्दी से सीधे कूद करके जो है, ये लोग कब का दे रहे हैं? 19वीं शताब्दी के रेफ़रेंस दे रहे हैं। हैं? अब 19वीं शताब्दी में भी क्या आकर के ये पिछले 4-5 सालों से ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सारा प्रोपेगेंडा इन 2-4 साल 2-4 साल 5 साल में तैयार हो गया और 2-4-5 साल में इतनी बुक्स इन्होंने लिखी है, इतने आर्टिकल्स इन्होंने लिखे कि उन रेफ़रेंस और उन अब न्यूज़ चैनल है तो जो आर्टिकल छाप दिया बिल्कुल वो तथ्यात्मक हो गया। क्योंकि न्यूज़ वाले तो झूठ बोलते नहीं हैं, बल्कि न्यूज़ वालों को भी अगर देखा जाए, अगर इन न्यूज़ वालों के मूल रिसोर्सेज़ को भी अगर देखा जाए, तो उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि किसी भी न्यूज़ आर्टिकल में उसके मूल रिसोर्स के ऊपर बात नहीं की गई है। अगर आप नांगेली के ऊपर आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो उस आर्टिकल के नीचे कोई भी एज़ ए वैलिड रेफ़रेंस नहीं है, समकालीन रेफ़रेंस नहीं है कि इस स्रोत से इस कहानी का, इस प्रकरण का पूरा-पूरा पता चलता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक सुनियोजित और प्रोपेगेंडा है, जिसको जानबूझ करके हवा-पानी दिया जा रहा है। लेकिन समकालीन एविडेंस 0 बटा भेली, कुछ भी नहीं है। अब विकिपीडिया तो वैसे ही कोई प्रामाणिक सोर्स है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग विकिपीडिया को एज़ ए सोर्स यूज़ करते हैं, तो ये उनके लिए है कि विकिपीडिया को आप एज़ ए सोर्स यूज़ करते हैं और विकिपीडिया देख लीजिए किसको सोर्स यूज़ करता है। 2015 में आर्टिकल छपा, 2016 में आर्टिकल छपा, 21 में छपा, 19 में छपा, 20 में छपा, 23 में छपा, यही आपको मतलब नांगेली हुई थी 17वीं 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में और आप उसका कहानी चेप रहे हो आज हमको, वो भी कहाँ? आर्टिकल्स में। गज़ब थोथा लोग हो भई, मतलब कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, हैं? ऐसे काम चलेगा, हाँ? प्रोपेगेंडा ही परोसना है तो कोई समकालीन चीज़ लेके आओ ना, तो थोड़ा मज़ा भी आता है। लेकिन नहीं, तुम तो बस प्रोपेगेंडावादी हो, कुछ भी चेपोगे। तो कुछ ये वामपंथी नैरेटिव जो तैयार किया जाता है, कुछ इसी तरह तैयार किया है। वामपंथी कैसे इतिहास लिखते हैं? आइए आपको बताते हैं, एक झलक बताते हैं। एक वामपंथी एक झूठ बोलता है अपनी किताब में। और फिर उसके बाद के जितने वामपंथी आते हैं, सारे वामपंथी कहते हैं कि फलाना हिस्टोरियन ने अपनी पुस्तक में फलाना रेफ़रेंस दिया। यानी कि अब उस वामपंथी का झूठ जो है ना, आगे आने वाले वामपंथी इतिहासकारों का रेफ़रेंस बन जाता है। ऐसे वामपंथी लिखते हैं। इसी तरह से ये है।
एक झुट्ठे ने ये कहानी गढ़ दी और बाकी उसके बाद के जितने चेले-चपाटे आए, सबने उसका रेफ़रेंस दे कर के इस कहानी को, अरे फलाने ने कहा था इसलिए ये बात है, फलाने ने कहा था इसलिए ये बात है और लिख दिया, चेप दिया पूरा आर्टिकल, पूरा पटा दिया है पूरा इंटरनेट इस आर्टिकल के ऊपर। और तो सुनिए, इसके ऊपर तो वीडियोज़ और मूवीज़ भी बना दी गई। तो ये है। और वीडियोज़, मूवीज़ में भी कोई मूल रेफ़रेंसेस की चर्चा तक नहीं की गई है कि हाँ, चलो ये मैं बना रहा हूँ, तो इसकी मूल रेफ़रेंस कहाँ से उठाया हूँ या इसके मूल सोर्स कहाँ मौजूद है। कुछ नहीं, बस एक्टिंग तो करनी है, कर दिए एक्टिंग। खुद ही उसी में ब्राह्मण बन जाना है, खुद ही उसी में राजा बन जाना है, खुद ही उसी में अपना शोषण करवा लेना है, बातें खत्म। हो गया, बन गई मूवी। देखते रहो भैया ऐसा होता था। और सुनिए, सिर्फ़ इतना ही नहीं, इस विषय पर प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर वाले भी, जो अपने आप को ये दर्शाते हैं कि दुनिया में इनसे बड़ा समझदार तो कोई पैदा नहीं हुआ। जो अपने आप को कभी नास्तिक कंसीडर कर लेते हैं, कभी आस्तिक कंसीडर कर लेते हैं, कभी प्लास्टिक कंसीडर कर लेते हैं, मतलब जैसी हवा वैसी पहचान। उस तरह के आईएएस, पीसीएस जैसे कोचिंग संस्थानों के लोगों के द्वारा भी इस तरह का झूठ परोसा गया। जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग जो पढ़ाते हैं वो सोर्स से पढ़ाते हैं, प्रामाणिक तरीके से पढ़ाते हैं और सोर्स चेक करके पढ़ाते हैं, उन झूठे लोगों के द्वारा भी इस तरह की घटना के ऊपर जो है भर-भर के झूठा वीडियो बनाया गया है और भर-भर के झूठ बोला गया है। अब आप खुद सोचिए कि आप जिनको अपना एक आइडल मानते हैं, अपना एक मार्गदर्शक मानते हैं, अगर वो मार्गदर्शक ही झूठा हो, तो फिर आपको क्या मिलने वाला है? आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। बाकी आइए आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए अपना विकिपीडिया महाराज है, इसने जो है छाप रखा है पूरा, मस्त वाला लिख रखा है और रेफ़रेंसेस बीबीसी आर्टिकल ऑन दिस सब्जेक्ट। आय हाय 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 हाय! मतलब बीबीसी बताएगा हमको कि नांगेली में नांगेली के साथ क्या हुआ था। बीबीसी की पैदाइश कब की है और नांगेली कब की है और घटना कब की है, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा और पूरा चेप दिया, बस हो गया प्रमाण। तो ये है इनका काम-धाम। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि अभी तक तो आपने आर्टिकल्स देखे, ठीक है? आर्टिकल्स देखे, विकिपीडिया का आर्टिकल देखा, न्यूज़ आर्टिकल्स देखा। अब इसके ऊपर कुछ वीडियोज़ बनी हैं भाई। कुछ मूवीज़ भी बनी हैं और कुछ किताबें भी लिखी गई हैं। अब जिन किताबों के आधार पर नांगेली के साथ हुए इस वर्णन या वृत्तांत के ऊपर चर्चा की जाती है, उसको समझते हैं। नांगेली पर अभी नवीनतम कुछ पुस्तकें लिखी गईं जिनमें कोई भी प्रमाण नहीं है। यानी कि जो पुस्तकें लिखी गई हैं ना, उन पुस्तकों में भी कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं है, जो इस नांगेली के टाइम पीरियड को जस्टिफ़ाई करता हो। यानी कि 18वीं 19वीं शताब्दी का कोई भी प्रमाण नहीं दिया गया है इन पुस्तकों में। पुस्तकें लिखी गई हैं लेकिन उनमें भी कोई समकालीन प्रमाण मौजूद नहीं है, कोई दस्तावेज़, कोई लेटर, कोई राज प्रज्ञप्ति कुछ भी नहीं है भाई। बस किताब में आया, मुँह उठाया, पेन उठाया और चेप दिया, किताब में भी चेप दिया। और इनकी चेपू किताबों को जो है बेचा जा रहा है। भई लो पढ़ो, हम बहुत बड़े स्कॉलर हैं, क्योंकि हम तो प्रमाण ढूँढते ही नहीं हैं। हम जो लिख दिए वही प्रमाण है, क्योंकि हमारे नाम के साथ हिस्टोरियन लगा हुआ है। हमारे नाम के साथ प्रोफ़ेसर लगा हुआ है। हमारे नाम के साथ टीचर लगा हुआ है। इसीलिए हम जो बकैती पेलेंगे सब सही हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे नाम के साथ डिग्री लगा हुआ है। अबे गुड़घंटालों, सोर्स कहाँ है बे? सोर्स कहाँ है? ऐसे तो कोई कुछ भी चेप के चला जाएगा, लेकिन सोर्स कहाँ है? नहीं है। तो आप खुद देखिए, पुस्तकों के अतिरिक्त ग्राफ़िक्स, स्टोरीज़, फ़िल्म, पेंटिंग और हज़ारों वीडियो बनाए गए, बिना किसी प्रमाण के। ध्यान देने वाली बात है कि यह किताबें 2019 से 2022 के बीच प्रकाशित की गई हैं भाई। और 2019 और 22 में इतना हग्गी-मुत्ती करने के बाद भी प्रमाण के नाम पर एक ढेला नहीं दिया गया इनमें। आप खुद सोचो, क्या है ये? क्या है ये? मतलब इतना नैरेटिव बिल्डअप करने के बाद भी कोई सोर्स नहीं दिया गया। बस
2019 और 22 के बीच में कुछ किताबें लिख दी और कहा गया कि भैया यही रेफ़रेंस है। हद है। ख़ैर, अभी इनका सारा पोल पट्टी खुलेगा। अब ये देखिए, अब फ़िल्में देख लीजिए भाई। ये देखिए, यूट्यूब पर अगर आप जाएँगे ना, भर-भर के फ़िल्में बनाई गई हैं, भर-भर के लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। अब ये फ़िल्म देख लीजिए और इन सभी फ़िल्मों का प्रकाशन देख लीजिए। 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 बस इसी के नांगेली 18वीं 19वीं शताब्दी की घटना है और उसके ऊपर वीडियोज़, आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर्स और किताबें लिखी जा रही हैं कब? 2018 से लेकर के 2023 तक। बस इतने दिनों में ही हम पूरा प्रोपेगेंडा बिल्डअप कर देंगे। बस यही हो गया। तो ये है इनका नज़रिया और ये है इनका दृष्टिकोण और इस तरह से जो है, इस तरह के झूठों को परोसा जाता है। ये है वामपंथी मायाजाल। अब वामपंथी मायाजाल कैसे काम करता है ये तो आप देख ही रहे हो, लेकिन इस नांगेली वाली घटना के पीछे कौन-सा षड्यंत्रकारी है, कौन-सा मायावी है, वो भी आप देखोगे। इसी वीडियो में देखोगे। और अभी अनन्या दी ने बहुत सही चीज़ लिखी है कि अफ़वाह कितनी तेज़ी से फैलता है। बिल्कुल फैलता है। बहुत ज़ोर तरीके से फैलता है, एकदम दम लगा के हइसा तरीके से फैलता है। ठीक है? लेकिन इन्होंने जितना भी दम लगाया है, लेकिन मूल सोर्स फिर भी नहीं दे पाए बेचारे। अब ये देखिए, कॉमिक बुक तक तैयार किएगा भाई। पूरा कॉमिक बुक तक बना दिया इन लौंडों ने, इन झुट्ठे लोगों ने। ये देखिए, पूरा का पूरा किताबें लिखी, न्यूज़ आर्टिकल्स लिखे, वीडियोज़ बनाए और फिर इतना सब कुछ करने के बाद भी मन नहीं भरा, तो छोटे-छोटे युवाओं को भरमाने के लिए कॉमिक बुक तक लिख दी। और नहीं तो एक मज़े की बात बताऊँ, इन्होंने स्कूली पाठ्यक्रमों में भी इसे शामिल कर दिया, कि लो बेटा हमारा झूठ तुम भी पढ़ो, क्लास में भी पढ़ो, स्कूल में भी पढ़ो, क्योंकि हम लोग तो बड़े महान हैं, क्योंकि हमारे नाम के साथ प्रोफ़ेसर लगा हुआ है। ठीक है? एक्स-आईएस, एक्स-पीसीएस लगा हुआ है, इसीलिए हम जो बोल देंगे वो सच माना जाएगा। हाँ, सारा झूठ बोलेंगे, समकालीन प्रमाण नहीं खोजेंगे क्योंकि हम तो पहले से ही विश्वविख्यात लोग हैं। समझ रहे हैं ना? तो कुछ इस तरह से जो है ये नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है। ये आप देख सकते हो। ये भी प्रपंच रचा गया मतलब इस चीज़ को सही ठहराने के लिए कोई ऐसा प्रपंच नहीं है जो ना किया गया हो। कोई ऐसा झूठ नहीं है जो ना बोला गया हो। हर तरह का झूठ बोला गया, हर तरह का। कि ये सच मान लिया जाए। ये देखिए इस तरह के पूरे आप देखोगे तो इस तरह के चित्रण किए गए हैं। इस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं पूरे ऑल सोशल मीडिया पर आप देखोगे तो हर जगह जो है ये चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ देखिए ये भगवान विष्णु यानी कि जो हमारा एक टेम्पल है, केरल का काफ़ी बड़ा टेम्पल है। तो इस टेम्पल को भी यहाँ दर्शाया गया और ये दर्शाया गया है कि भगवान के सामने ये सब हो रहा था और भगवान सोए पड़े थे। इनमें बड़ा एक कोडिंग करके संदेश छापने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर देखिए राजाओं को दिखाया है कि इन्होंने आँखें में पट्टियाँ बाँध ली हैं ब्राह्मणों ने, भगवान का मंदिर पीछे बना रखा है और इधर एक महिला जो है तड़प रही है बड़े कष्ट में, ठीक है? तो इस तरह का एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया है। क्या दर्शाने के लिए? कि इन स्थानों पर हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपराएँ इतनी गूढ़ता से व्याप्त थीं और उनके पीछे इन सब मतलब ये सब चीज़ें मौजूद थी और उनके पीछे भी इस तरह का घटनाक्रम हो रहा था, ये दर्शाने का एक नैरेटिव सेट किया गया है। लेकिन इसके पीछे का वो सच नहीं बताया गया, जो सच आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो कुछ प्रपंच ऐसे फैलाए जाते हैं, ठीक है? आइए आपको तो प्रोपेगेंडे को आसानी से समझें। झूठा प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया जाता है, नांगेली इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बिना किसी प्रमाण पुस्तक, लेख, वेबसाइट, वीडियो, चित्र आदि भर दिए गए। मतलब कोई ठोस समकालीन प्रमाण नहीं था, फिर भी इसके ऊपर ढेरों सारी वीडियोज़ बनाए गए, आर्टिकल्स लिखे गए, वेबसाइट लिखी गई, वीडियोज़ बनाए गए, चित्र आदि, कॉमिक्स आदि बनाए गए और यहाँ तक कि पाठ्यक्रमों तक में घुसेड़ दिया गया। इसके अलावा नांगेली की कहानी लोगों के दिमाग तक ठीक से बैठ जाए, इसके लिए पेंटिंग, चित्रकथा प्रदर्शनी, कविता, साहित्य, वीडियो आदि भी बनाए गए। आप नांगेली पर लिखी बहुत सी कविता और साहित्य भी इंटरनेट पर देख सकते हैं। यहाँ तक कि नांगेली की कथा को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया। सीबीएसई बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल करके इस प्रोपेगेंडे को बच्चों तक पहुँचा दिया। क्या कहा? बच्चों तक पहुँचा दिया।
अब तक हमने आपको यह बताया कि बिना कोई प्रमाण कितना व्यापक ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। जी, बिल्कुल। यानी कि विदाउट किसी रेफरेंस, विदाउट किसी प्रमाण इस प्रोपेगेंडे को कितनी ज़ोर-शोर से फैलाया गया है, अब तक आपने ये जाना और कौन-कौन से माध्यम चुने गए हैं, आपने वो भी देखा। अब आइए कुछ तथ्य देखते हैं। अब समझते हैं कि आखिर नांगेली की झूठी कहानी क्यों प्रचारित की गई? कारण क्या था? तो समझते हैं। हिंदू धर्म की एकता भंग कर धर्मांतरण के उद्देश्य हेतु त्रावणकोर के हिंदू राजा मार्तंड वर्मा की छवि खराब करने के लिए। त्रावणकोर एक ऐसा हिंदू राज्य था जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, डच को पराजित किया और टीपू सुल्तान त्रावणकोर में हार गया। ध्यान देना, पद्मनाभ मंदिर के अपार धन को दलित पिछड़ों से अमानवीय कर द्वारा एकत्रित धन बताकर उस पर सेंधमारी की गई। क्या समझे? उस पर सेंधमारी की गई। यानी कि ये कहा गया कि जो पद्मनाभ मंदिर है उसमें जो अपार धन संपदा है वो असल में दलितों पिछड़ों के शोषण के द्वारा अर्जित की गई है और उस संपदा पर सेंध लगाने के उद्देश्य से ये सारे नरेटिव बाद में बिल्डअप किए गए। एक फिक्शनल कैरेक्टर को गढ़ा गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम पद्मनाभ मंदिर कैसे निशाने पर है ये भी बताएंगे। पद्मनाभ मंदिर की संपत्ति को लेकर लगातार भ्रामक लेख लिखे जा रहे हैं। हम आपको एक वामपंथी पोर्टल के एक लेख को दिखाना चाहेंगे और मंदिर की वो कुल संपत्ति पर यानी कि मंदिर की कुल संपत्ति पर ये फोर्ब की रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें 1 ट्रिलियन डॉलर बनाया गया है। यानी कि ये कहा गया है कि इस मंदिर के पास टोटल जो है 1 ट्रिलियन डॉलर जो है धन संपदा मौजूद है, जो कई देशों की तुलना की मतलब जो कई देशों की कुल जीपीडी के बराबर है या उससे भी ज्यादा है। तो ये तक झूठे आर्टिकल्स लिखे गए, ये तक कहा गया कि इस मंदिर के पास इतना धन है और ये सब कौन लिख रहा है? तो हमारे प्यारे वामपंथी। आइए देखिए, ये देखिए, एक क्रूर और अमानवीय कर व्यवस्था और केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर की छिपी संपत्ति, ये जैसे अपनी आंखें फाड़ के सीधे खजाने में घुस के आया हो। देखिए शक्ल, देखिए इसकी, देखिए ये पद्मनाभ मंदिर के खजाने में मुंह डाल के आया हो, उसको चट करके आया और फिर लिखा एक क्रूर और अमानवीय कर व्यवस्था और केरल के पद्मनाभ मंदिर की छिपी संपत्ति। आ और फिर पूरा आगे चीप दिया इसने। इसने लिखा 23 जुलाई 2020 को शाम के 6:29 पर। रहा नहीं गया बेचारे से और बेचारे ने हिंदी में भी लिखा और अंग्रेजी में भी लिखा। उसके बाद फोर्ब्स ने भी लिख दिया इस पर। अरे भाई बड़ी धन है इनके पास, बड़ी संपत्ति है इनके पास। अब अगर किसी के पास धन है, अगर कोई आपके गांव देहात मोहल्ले में अगर कोई अमीर है ना, तो जिनके पास रुपया नहीं है वो पता है क्या कहते हैं? हमारे तो शोषण करके ये रुपया कमाया है। आज इसके पास जो धन है ना, वो हमारे जेब में से निकल के गया है। मतलब साला इस देश में अमीर होना या इस देश में किसी के पास रुपया पैसा होना ग्रहण जैसा है। खुद कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर किसी के पास उसके पुरुषार्थ है या उसके किसी भी प्रयोजन से अगर उसके पास कुछ पैसे हैं तो उस पर जरूर लगाना है। भाई तुम भी मेहनत कर लो, तुम्हारे पास भी हो जाएगा। कोई रोका है तुमको पैसे कमाने से? हैं? अंगूर ना मिले तो अंगूरे खट्टा है। ये वही लोमड़ी है जो इस तरह का आर्टिकल लिखते हैं लोग। मतलब कुछ भी, मतलब जो मन में आया वो लिख दिया। तो इनको देखिए क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि त्रावणकोर की रियासत जहां भारत का सबसे अमीर मंदिर स्थित है, हाशिए की महिलाओं को निशाना बनाकर स्तन कर सहित अमानवीय करों का इतिहास रहा। मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि असल में इस मंदिर में जो धन संपदा है, तो इस मंदिर की जो धन संपदा है वो लोगों के ऊपर अमानवीय कर और टैक्सेशन लगा करके वसूला गया है। त्रावणकोर के गरीब और वंचितों के हड़पे गए संसाधनों को मंदिर के गुप्त तहखानों में जमा कर दिया गया है। जिस तहखाने में यह शेड डाल के आकर के देख के लिख रहा है आर्टिकल, उस गुप्त तहखाने में जो है ये गुप्त तरीके से घुस गया था और फिर एक एक सोना चांदी हीरे जवाहरात मोहर अपनी जीभ से चट करके आया और उसका स्वाद ले लेके लिखा इसने कि हाँ ये धन संपदा पड़ी है। और इसने देखा उसमें कि किसका किसका शोषण करके ये सारा कहना, सारा खजाना, खारा रुपया पैसा इसमें रखा गया है। बड़ा तेजस्वी आदमी है ये जो आर्टिकल लिखा है, बहुत तेजस्वी आदमी है। इसकी तेजस्विता के बहुत सारे मायने हैं। एक ही दिन में अंग्रेजी और हिंदी में दोनों आर्टिकल चेप देता है गोलू मटोलू। देख सकते हैं, बड़े बड़े तेजस्वी लोग हैं भाई, क्या कर सकते हैं। आगे आइए। अब नांगेली की कहानी पहली बार कब आई ये समझते हैं।
भाई सबके दिमाग में होगा। यार बार-बार ये नागेली-नागेली की बात कर रहे हो, तो कभी ये भी तो बता दो कि आखिर ये नागेली की जो कहानी है, नागेली की ये जो घटना है, इस घटना का प्रथमतः उल्लेख कब हुआ है? कौन से सोर्स से हम ये जानेंगे कि आखिर सब लोग नांगेली के ऊपर लिख रहे हैं, सब लोग नांगेली के ऊपर फ़िल्म बना रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, न्यूज़ लिख रहे हैं, सिलेबस में डाल रहे हैं, ठीक है? चित्र बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं। तो भाई बताओ यार ये नांगेली की घटना कब आई? पहली बार इसका उल्लेख कहाँ हुआ? तो वो भी बता देते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि नांगेली की कहानी प्रथम बार कब संज्ञान में आई। नांगेली के जन्म को लेकर कोई भी डेटिंग निर्धारित नहीं की गई है। कोई 18वीं तो कोई 19वीं सदी का बोलता है। नांगेली को लेकर कोई भी पुराना प्रमाण मौजूद नहीं है। 2019 में ब्लॉगर माइकल डेविड, ध्यान देना, 2009 में, क्या है? 2009, 2009 में ब्लॉगर, एक ब्लॉगिंग करने वाला आदमी माइकल डेविड ने इसे अपने ब्लॉग पर प्रकाशित किया, जिसका नाम डेविड एंड डेवियल डेवियन, यानी कि क्या किया? एक ब्लॉगर ने सबसे पहले इस प्रोपेगेंडे को हवा पानी देने का प्रयास किया। क्या नाम था भैया उसका? माइकल डेविन। तो माइकल डेविन महाराज जो थे 2009 में एक ब्लॉग लिखते हैं और उस ब्लॉग पर जो है इस घटना का ज़िक्र करते हैं और इस घटना का ज़िक्र करते हुए इसका नाम रखते हैं डेविड एंड डेवियन। 2016 में द हिंदू ने नांगेली की कथा को प्रकाशित किया। अब 2009 का मनगढ़ंत किस्सा सीधे प्रकाशित किया गया द हिंदू न्यूज़ आर्टिकल्स के द्वारा 2016 में। इसके बाद सीधे 2016 से कूद करके 2016 में फिर से बीबीसी और उसके बाद हज़ारों जगहों पर इसको प्रकाशित कर दिया गया। लेकिन इन सब का मूल सोर्स कौन था? यही 2009 का ब्लॉगर माइकल डेविड। यानी कि इन सब ने इसके बाद 2016 के बाद से जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स, पेपर आर्टिकल्स, कॉमिक्स, बुक्स लिखे गए, उन सबका मूल स्रोत कौन है? 2009 में पैदा हुआ, पैदा तो नहीं बोलूँगा, पैदा पहले ही हो गया होगा, लेकिन माइकल डेविन नाम का ये जो आदमी है, यही। एक ब्लॉगर से साला कंटेंट ले रहे हैं ये लोग, वो भी एक अंग्रेज़ ब्लॉगर से, जिसकी पैदाइश भी भारतीय नहीं है। मतलब अंग्रेज़ों की चाटने की इतनी गज़ब आदत है ना हमारे यहाँ। भाई क्या खूबसूरती से चाटते हैं हमारे यहाँ लोग कुछ अंग्रेजों की। मतलब बाहर बैठा अंग्रेज भारत के बारे में कुछ भी लिख देगा, ये टप से लपलपाते हुए जाएंगे, हाँ सरकार आप बहुत अच्छा लिखे, हम तो उस समय दबे शोषित वंचित थे, हमको घंटा कुछ पता नहीं था, आपने जो बोल दिया जहापना वही हमारा इतिहास है। तो एक अंग्रेजी ब्लॉगर माइकल डेविड जो है 2009 में इस कॉन्सेप्ट को गढ़ता है और वो एक आर्टिकल लिखता है। उस आर्टिकल के बेसिस पर 2016 में द हिंदू लिखता है, फिर बीबीसी लिखता है, उसके बाद हज़ारों सैकड़ों लोग लिख डालते हैं और जो मर्ज़ी आता है वो कर देते हैं इस आर्टिकल के बेसिस पर। चित्रकार, यानी कि चित्रकार की मूर्ति 2016 में नांगेली की पहली चित्रण, यानी कि जो नांगेली वाला जो घटना है ना, इस घटना के ऊपर जो सबसे पहला चित्रण किया गया, भाई चलो कहानी आ गई, कहानी की पूरी पटकथा आ गई, कहानी के गढ़ने वाले हमारे राइटर आ गए, फिर उसको फैलाने वाले सारे प्रोपेगेंडिस्ट आ गए। अब भाई सब कुछ आ गया तो भाई पात्र भी तो चाहिए, तो पात्र चाहिए तो पात्र भी गढ़ना ज़रूरी था। तो चित्रकार की मूर्ति ने यानी कि 2016 में ही नांगेली की पहला चित्र बनाया गया, जिसमें बीबीसी ने प्रकाशित किया गया, यानी कि 2016 में इस नांगेली नाम की महिला का एक पहला चित्र बनाया गया, जिसको 2016 में प्रकाशित किया गया। कहाँ? बीबीसी में। इस तरह महज कुछ ही वर्षों में बिना किसी प्रमाण के नांगेली की कथा को प्रचारित किया जाने लगा। ये है इसकी हिस्ट्री, ठीक है? ये इसका इतिहास है। यानी कि 2009 में शुरू हुई एक प्रोपेगेंडावादी कहानी 2009 से 2023-24 तक लगातार बढ़ते चली आ रही है। उसके पहले किसी को पता नहीं था, कुछ नहीं। अगर माइकल डेविड लिखता भी नहीं, अगर ना लिखता ना, तो घंटा किसी को इसके बारे में जानकारी ना होती। लेकिन माइकल डेविड ने लिख दिया तो ये इतिहास बन गया। वो भी ये एक ब्लॉगर है यार, ना कि हिस्टोरियन, ना आर्कोलॉजिस्ट है ना हिस्टोरियन है, बस एक ब्लॉगर है और ब्लॉगर ने अपने ब्लॉग में जो चेप दिया वो हिस्ट्री बन गई हमारे देश के लोगों के लिए। सोच के देखो, ये तो मेंटालिटी है हमारे देश में बैठे कुछ कुकुरमुत्तों की। और पता है इन कुकुरमुत्तों में बड़े 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 कुकुरमुत्ते शामिल हैं भाई, एकदम टॉप लेवल के कुकुरमुत्ते, जो लोगों को कहते हैं कि हम बच्चों का भविष्य बनाते हैं, आप हमारे पास आइए, हमारे पास पढ़िए और हम आपको पढ़ाएंगे, आपके सपनों को साकार करेंगे। भैंचोद ऐसे सपना साकार होता है झूठ बोल के? हद है यार। ऐसे
तुम कोई रेफरेंस नहीं दोगे किसी घटना का, कोई समकालीन एविडेंस नहीं दोगे किसी घटना को, और तुम बोल दोगे बस ये होता था और हम मान लेंगे होता था। एविडेंस कहाँ है? ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं। ये स्ट्रीम, ये जितने बड़े-बड़े कुकुरमुत्ते हैं ना, उन सभी कुकुरमुत्तों के मुँह पर आप ज़रूर मारिएगा। क्योंकि इनको लगता है कि इनका नाम बड़ा हो गया है, तो ये कुछ भी हग देंगे और पूरा भारतीय समाज इनको चाटता फिरेगा। अरे नहीं भाई, तुमने हगा है, तुम ही चाटोगे क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं तो प्रमाण दो इस चीज़ का, सीधी-सी बात है। एविडेंस दीजिए समकालीन, तब जाके बात की जाएगी। लेकिन समकालीन एविडेंस के नाम पर कोई चीज़ मौजूद है ही नहीं, तो देंगे कहाँ से? और नहीं तो जिस राजा को बता रहे हैं कि बड़ा खतरनाक राजा था, जुल्म-ओ-सितम करता था, टैक्स लगा दिया था स्तन के ऊपर और इसके लिए एक महिला ने अपने स्तन काट डाले, राजा के खिलाफ खड़ी हो गई। अरे भाई! कुछ भी, हद है यार। आइए, अब ये देखिए, अब यहाँ पर जो है, ये कैसे-कैसे किया गया है वो सारा देख लीजिए। ये है वो सबसे पहला ब्लॉग पोस्ट 1 अक्टूबर 2009 को ये चीज़, ये आर्टिकल जो है, यानी कि ये ब्लॉग पोस्ट लिखी गई थी। कब? 1 अक्टूबर 2009 को ये ब्लॉग पोस्ट डाली गई थी और उसके बाद से फिर द हिंदू ने छापा और फिर उसके बाद से बीबीसी ने छाप दिया। ये है इसका शुरुआती इतिहास। यानी कि ये इस पूरे घटनाक्रम का शुरुआती इतिहास है। 28 जुलाई 2016 को बीबीसी ने लिखा, ठीक है? इसके बाद से जो है ये आपका 1 अक्टूबर 2009 को जो है सबसे पहला ब्लॉग पोस्ट इसके ऊपर लिखा गया। द हिंदू ने लिखा, फिर जो है बीबीसी न्यूज़ ने लिखा। तो कुछ इस तरह से इस घटना का जो है प्राइमरी सोर्स जो है आपको मिलता है। यानी कि इस घटना का जन्म जो है, यानी कि इस नांगेली नाम की पात्र का जन्म जो है, ये एक ब्लॉग पोस्ट पर जो है 1 अक्टूबर 2009 को हुआ था। क्या समझे? कि ये नांगेली नाम का जो पात्र है या पात्रा है, इसका जन्म जो है 1 अक्टूबर 2009 को एक ब्लॉग पोस्ट पर हुआ था। और उस ब्लॉग पोस्ट के बाद से जो है, उसका जो बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया, वो द हिंदू के पेपर आर्टिकल में किया गया और बीबीसी के न्यूज़ आर्टिकल में किया गया। उसके बाद हर साल जो है बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल जो है, इसका बर्थडे विश करने लगे। क्लियर हो गया? तो ये पात्र जो है, जो केरल के त्रावणकोर के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि केरल के त्रावणकोर में 18वीं-19वीं शताब्दी में एक घटना घटित हुई थी और उस घटना में ये एक पात्रा थी और इनके साथ जो है इतना शोषण हुआ, इतना अत्याचार हुआ। उसका जो सोर्स आपको दिया गया है, वो सोर्स दिया गया है एक 2009 का ब्लॉग पोस्ट, बाकी कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है। कोई समकालीन एविडेंस नहीं है। और चलो भाई 18वीं का ना दो, 19वीं का ना दो, 20वीं, 21वीं, 22वीं, 23वीं शताब्दी का दे दो। क्यों नहीं है? नहीं है। क्योंकि इन गधों को समकालीन एविडेंस के बारे में कुछ पते नहीं है। समकालीन एविडेंस कुछ समझते ही नहीं है ये। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ चाटुकारिता को एविडेंस समझते हैं। हो गया सारा काम-धंधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कुछ इस तरह से ये नैरेटिव और ये जो पेंटिंग बनाई गई, तो इसमें एक मुरली टी करके हैं कोई, इन्होंने ये जो है ये पेंटिंग और चित्र शैली बनाई। यानी कि जो पहला चित्र जो बनाया गया था ना, जो हमने आपसे कहा कि पहला जो चित्र बनाया गया, तो पहला चित्र यही बनाया गया, मुरली टी नाम के किसी व्यक्ति के द्वारा। ये आप देख सकते हैं। ये 2009 में जो है एक ब्लॉग पोस्ट पर जो है ये नांगेली नाम की जो पात्रा हैं, इनका जो है उल्लेख किया गया, तो ये पहला पेंटिंग बनाया गया उनके बारे में। कुशवाहा जी, ये पहला पेंटिंग 2016 में बना था और 2016 में इसको बीबीसी ने पब्लिश कर दिया। जी, वही। टी मूर्ति के पेंट जी। क्योंकि बीबीसी ने ही लिखा, बाद में आर्टिकल 2016 में द हिंदू और बीबीसी ने लिखा, तो बीबीसी ने पेंटिंग बना के इसके साथ लिखा। यानी कि बीबीसी में ये पेंटिंग भी डाली गई और फिर उसके ऊपर वो आर्टिकल चेपा गया। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब आइए ब्रेस्ट टैक्स के प्रमाण देखते हैं। यानी कि ये जो प्रमाण हैं कहाँ-कहाँ से उठाए गए हैं। तो ब्रेस्ट टैक्स का पहली बार ज़िक्र जो है आर.एन. येसुदास की पुस्तक, ध्यान देना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी कि केरल में ऐसा कोई, मतलब वो जो ब्लॉग पोस्ट लिखी गई थी 2009 में, तो वो जो ब्लॉग पोस्ट तो लिखी गई 2009 में, लेकिन ये
ब्रेस्ट टैक्स भारत में होता था या भारत में ब्रेस्ट टैक्स जैसी कोई मान्यता थी, इसके बारे में सबसे पहले आर.एन. येसुदास की पुस्तक ए पीपुल्स रिवोल्ट इन ट्रावनकोर, ठीक है? ए बैकवर्ड क्लास मूवमेंट फॉर सोशल फ्रीडम के पेज नंबर 41 में आता है, जो कि 1975 में लिखी गई थी। यही है सबसे पहला सोर्स। क्या है? यही है सबसे पहला सोर्स, जो कि 1975 में लिखी हुई एक पुस्तक है। किसने लिखा है? आर.एन. येसुदास, जो कि एक क्रिश्चियन था। तो एक क्रिश्चियन के द्वारा ये बुक लिखी गई 1975 में, और उसने इस मनगढ़ंत घटना का सबसे पहले बार, प्रथम बार इस्तेमाल किया था। कुशवाहा जी, आर जी, वो जो नांगेली की घटना थी, वो सबसे पहले जो आपने बताया, हाँ, वो ब्लॉग पोस्ट। हाँ, ब्लॉग पोस्ट से ही आई। अब जो ब्रेस्ट टैक्स जो ये शब्द है, ये सबसे पहले कब आया उसकी बात हो रही है जी, 1975 में। बिल्कुल, मैं भी इस वही कह रहा हूँ। मैं भी हाँ, वही कह इस रहा दौरान हूँ, नांगेली की कोई घटना कोई घटना जी नहीं जी। थी। जैसे यहाँ पर ये समझना है कि हमने यहाँ पर स्पष्ट रूप से ब्रेस्ट टैक्स ही लिखा गया है, कि ये ब्रेस्ट टैक्स का पहली बार ज़िक्र इसकी किताब में हुआ। लेकिन नांगेली का जन्म जो है 2009 में हुआ। कहाँ? ब्लॉग पोस्ट पर। हमने इसीलिए इस चीज़ को बार-बार ऊपर रिपीट किया है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रहे। तो नांगेली नाम की पात्र का जन्म 2009 के ब्लॉग पोस्ट में होता है, और ब्रेस्ट टैक्स का जन्म, यानी कि ब्रेस्ट टैक्स जैसा कोई टैक्सेशन था, ये टैक्सेशन जो है, इसका सबसे पहली बार उल्लेख जो है, इस पुस्तक में होता है किसके द्वारा? आर.एन. येसुदास के द्वारा, जो कि एक क्रिश्चियन आदमी था। क्लियर हुआ आप लोगों को? अब देखो, आर.एन. येसुदास ने 1980 में अपनी द हिस्ट्री ऑफ द लंदन मिशनरी सोसाइटी इन ट्रावनकोर पेज नंबर 19 में पुनः ब्रेस्ट टैक्स का उल्लेख किया। यानी कि इसने 2 बार जो है इस स्तनकर के बारे में जो है उल्लेख किया है इसने अपनी अलग-अलग पुस्तकों में। आर.एन. येसुदास एक ईसाई मिशनरी थे। आप इनके येसुदास सरनेम से ये देख सकते हैं। इन्होंने मिशनरी कार्य के लिए पुस्तकें लिखी हैं। इनके बारे में ख्याति है भैया कि इन्होंने जो कार्य किए हैं वो अपने मिशनरी प्रयोजन के लिए किए हैं। इसीलिए इनकी पुस्तकों में प्राथमिक सोर्स नहीं बताया गया है। यानी कि कह तो दिया कि भारत में जो है स्तनकर जैसा कुछ चलता था, लेकिन स्तनकर जैसा कुछ चलता था, इसका भी इस व्यक्ति ने कोई समकालीन या प्राइमरी सोर्स अपनी पुस्तक में नहीं दिया है। यहाँ पर 2 चीज़ ध्यान देनी है। स्तनकर जैसे किसी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार 1975 में किया गया, फिर 1980 में किया गया, एक ही व्यक्ति के द्वारा, आर.एन. येसुदास के द्वारा, जो कि एक मिशनरी व्यक्ति था। और इस मिशनरी व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले ब्रेस्ट टैक्स का उल्लेख किया गया है, और वो भी किसी रिलायबल सोर्स के द्वारा नहीं, बल्कि अपने मनगढ़ंत सिद्धांतों के द्वारा। इसने लिख दिया और मान लिया गया। अब एक मिशनरी पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। और बाकी नांगेली नाम का जो पात्र है, इस पात्रा का जन्म जो है कहाँ होता है? 2009 के ब्लॉग पोस्ट में, जो कि डेविड ने लिखा। ये आपको ध्यान देना है। तो ब्रेस्ट टैक्स का उल्लेख कब हुआ? 1975 में। नांगेली का जन्म कब हुआ? 2009 के ब्लॉग पोस्ट में। क्लियर? अब आइए, ये आप देख लीजिए, इन्होंने जो है अपनी पुस्तक में जो है ये ज़िक्र किया हुआ है। इनकी पुस्तक में ज़िक्र है ब्रेस्ट टैक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, या आप पढ़ भी सकते हैं। आर.एन. येसुदास का 1975 वाला जो अभी हमने ऊपर आपको बताया, वही यहाँ पर आप हमने इनके रेफरेंसेस को यहाँ संलग्न किया हुआ है। ये दूसरा रेफरेंस है, द बुक ऑफ हिस्ट्री ऑफ लंदन मिशनरी, ये भी आप देख सकते हो। तो इसमें भी इन्होंने ब्रेस्ट टैक्स का उल्लेख किया हुआ है। तो ये 2 बुक है इनकी, और दोनों बुक का जो मूल रेफरेंस है हमने यहाँ पर संलग्न कर दिया, आप देख सकते हो। आगे आ जाओ। अब त्रावणकोर पर लिखे गए किसी भी पुरानी पुस्तक में नांगेली या ब्रेस्ट टैक्स का ज़िक्र नहीं है। ये है सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम। अब इस स्ट्रीम में एकदम रोचकता आएगी। इस फ़िल्म का मतलब समझो, ये फ़िल्म जो है ना, अब पूरी तरह से, अब इस फ़िल्म का जो है एकदम टर्निंग पॉइंट आ रहा है, एकदम सस्पेंस, एकदम मस्त चीज़ आने वाली है। अभी तक तो आप सिर्फ़ ट्रेलर देख रहे थे, अब है फ़िल्म। अब इस फ़िल्म का आनंद उठाओ। इस फ़िल्म में क्या-क्या होता है? देखो, अगर हम ये आरोप लगाएँ कि मोदी जी के शासन में जो है ये होता था।
मान लो हम आज से 1000 साल बाद हों और हम मोदी जी के शासन की समीक्षा कर रहे हों, तो हम कहें कि मोदी जी के शासन में ये होता था। तो ठीक है, 1000 साल बाद भी मोदी जी के शासन में जो कुछ भी हुआ, तो वो राज्य आज्ञा या राज्य विज्ञप्तियाँ तो होंगी ही, सरकारी दस्तावेज़ तो होंगे ही। अब सरकारी दस्तावेज़ अगर हैं, तो जब उस समय के समकालीन सरकारी दस्तावेज़ों को जब चेक किया गया या उस समय के सरकारी दस्तावेज़ों के साथ-साथ समकालीन जो ऐतिहासिक सोर्स थे, यानी कि जिन ऐतिहासिक सोर्स में उस राज्यकाल, उस शासन व्यवस्था के बारे में लिखा गया, उन समयों में कहीं भी किसी भी बुक में, किसी भी सोर्स में ये नांगेली या ब्रेस्ट टैक्स का उल्लेख नहीं है। यानी कि नांगेली नाम के पात्र का भी उल्लेख नहीं है और स्तन कर जैसा भी कोई शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा। समकालीन सोर्स में ना नांगेली जी हैं और ना ही स्तनकर जैसा कोई शब्द गढ़ा गया है, ये आपको ध्यान देना है। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये मथीलाकम रिकॉर्ड त्रावणकोर के प्रशासनिक विवरणों का रिकॉर्ड है। इसमें कहीं भी स्तनकर, ब्रेस्ट टैक्स या नांगेली का कोई ज़िक्र नहीं है। नेटिव लाइफ इन त्रावणकोर सेक्सुअल मार्टिर 1883 और ये हिस्ट्री ऑफ त्रावणकोर फ्रॉम द ईयरलिस्ट टाइम पीएस, ये कोई व्यक्ति हैं, इन्होंने पीएस मेनोन करके हैं, 1878 में ये बुक लिखी गई। लेकिन इसमें भी कहीं भी ना नांगेली का उल्लेख है और ना ही स्तनकर जैसे किसी शब्द का उल्लेख है। ठीक है। ट्रावणकोर ट्राइब एंड कास्ट, इसमें भी कहीं भी इस चीज़ का उल्लेख नहीं है, ये 1937 में लिखी गई। ठीक है। आर नारायणा पानिकार, इन्होंने 18 अप्रैल 1933 में कुछ लिखा, यानी कि ट्रावणकोर हिस्ट्री, और इन्होंने मलयालम में लिखा। इसमें भी किसी भी तरह के नांगेली या स्तन टैक्स जैसे किसी प्रकरण का उल्लेख नहीं है। ठीक है। अब ये भी आप देख सकते हैं, द लैंड ऑफ चैरिटी, इसमें ये 1871 में लिखा गया, इसमें भी कोई ऐसा ज़िक्र नहीं है। क्या समझे? फिर एक किताब और लिखी 1976 में, इसमें भी इसका ज़िक्र नहीं है। ये समकालीन दस्तावेज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्राचीन दस्तावेज़ के तौर पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको मैं समझा दूँ। 1883, ठीक है, 1878, 1933, 1976, क्या कहा जाता है? 18वीं 19वीं शताब्दी की घटना है। अब 18वीं 19वीं शताब्दी की घटना है और 18वीं 19वीं शताब्दी के अन्य दस्तावेजों में इसका कोई उल्लेख ही नहीं है। काहे मामू बन रहे हो भाई? क्यों झूठा इतिहास पढ़ रहे हो? अगर ऐसा कुछ था, तो इतने बड़े-बड़े ये सारी चीज़ें लिखी गईं, हिस्टोरिकल बुक्स लिखी गईं, हिस्ट्री के ऊपर, यानी कि उन समयों की हिस्ट्री के ऊपर चर्चा की गई, खास तौर से ट्रावणकोर के ऊपर ही लिखा गया और ट्रावणकोर के ऊपर लिखा गया और ट्रावणकोर के बारे में इतनी विस्तृत घटना का उल्लेख तक नहीं है। हैं? मस्ती चल रही है भाई। कहीं भी उठा के मस्ती करने चले आते हो, शर्म नहीं आती है? और मस्ती-मस्ती में जब मस्ती घुसड़ जाती है तो बिलबिलाने लगते हो। अच्छी बात नहीं है ना, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखो, मस्ती अपनी जगह है, हिस्ट्री अपनी जगह है। कुछ चीज़ों को सीरियस लिया जाता है। हर जगह उड़ता तीर लेने से नुकसान होता है, जैसा कि इस टॉपिक पर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं चाहूँगा अशोक जी आपकी कुछ टिप्पणी हो। जी, आपने बता दिया है, आगे बढ़िए। तो ये आप देख सकते हो, बड़े स्पष्ट रूप से देखो। घटनाक्रम को क्या कहा गया? कि इस काल में ये सारी घटना घटित हुई। लेकिन उस कालखंड के दस्तावेजों में, उस कालखंड के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में इस घटना का या इस नाम का या इस टैक्सेशन का कहीं कोई दूर-दूर तक उल्लेख नहीं है। कोई अच्छा उल्लेख नहीं कुशवाहा है। जी, एक चीज़ बस मैं थोड़ा-सा बता दूँ। ये हुँ। जो मिथिला कम होता था, ये मिथिला कम रिकॉर्ड एक त्रावणकोर शासन का एक आधिकारिक रिकॉर्ड होता था और ये 3 तरह के रिकॉर्ड होते थे इसमें। एक वो रिकॉर्ड जो कि उनके राज्य में पर डे क्या हुआ उसका पूरी घटनाएँ लिखी जाती थी और दूसरी ये कि जो पद्मनाभ जो मंदिर है उसमें क्या हुआ, उसकी क्या दिनचर्या रही, वो लिखी जाती थी। और तीसरे जो बुक रहता था मिथिला कम रिकॉर्ड का, उसमें ये राजस्व से जुड़ी चीज़ें जैसे रेवेन्यू वगैरह, टैक्सेशन, टैक्स और जो कोर्ट के थोड़े बहुत प्रोसीडिंग है, राजा के आदेश,
तो इस तरीके से ये चीज़ें रहती थी। अब ये मिथिलाकम जो है, ये अभी भी है और इस ब्रेस्ट टैक्स या इस टाइप की नागेली की घटना ये कभी कुछ भी नहीं मिलती है। तो इसपे जो हमारे लेफ्ट के लोग हैं, उसपे ये आर्गुमेंट देते हैं कि जो नागेली की घटना थी वो कहीं दूर-सुदूर हो गई तो उन्हें नहीं पता चला होगा। लेकिन लोगों ने एक-दूसरे से बातें शेयर करी और इस तरीके से लोगों में ये घटना पहुँच गई। तो ऐसा कहना तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है क्योंकि उनका ये भी क्लेम रहता है कि उन्होंने राजा को चैलेंज किया था। तो ये कोई ऐसी घटना तो है नहीं कि छिप जाए। तो ये मिथिलाकम में तो आवश्यक आना चाहिए जो नहीं आता। जी, कुशवा जी। चूँकि क्या है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। कहानी तो ये गढ़ी जाती है कि उस महिला ने जो है राजा के खिलाफ आवाज़ उठाई और फिर जो है अपने स्तनों के ऊपर जो है उन्होंने कोई खंजर चला दिया। तो ये घटना तो राजा को सीधे चैलेंज करने वाली बताई जाती है। लेकिन फिर कहा जाता है कि ये कोई छुट-पुट घटना रही होगी और हो सकता है कि ये बाद में कहानी और किस्सों के तौर पर आगे बढ़ी होगी। तो दोनों कहानियों में कोई तालमेल नहीं है। अगर राजा को चैलेंज किया गया, तो राज्य विज्ञप्ति जैसा कि मैं कह रहा था ना मिथिलाकम रिकॉर्ड्स, त्रावणकोर के प्रशासनिक विवरणों का, चूँकि ये जो मिथिलाकम रिकॉर्ड है, ये प्रशासनिक विवरण है। तो प्रशासनिक विवरणों में तो इसका उल्लेख होना चाहिए। अगर कोई राजा को चैलेंज कर रहा है या राजा कोई आदेश दे रहा है या राजा कोई विज्ञप्ति पारित कर रहा है, तो इसका मूल रिकॉर्ड जैसे कि ये सारा कुछ त्रावणकोर के संदर्भ में है, तो वो घटना का भी ज़िक्र होता कि हाँ भाई ऐसा टैक्सेशन राजा के द्वारा लगा था और जो है जो लोग थे उन्होंने ऐसा विरोध जताया। ज़रूर उल्लेख होता। भाई हिस्ट्री है ना। और सबसे बड़ी बात है चलो विरोध का उल्लेख ना भी होता, लेकिन राजा ने ऐसा कोई टैक्सेशन जनता के ऊपर लगाया था इसका उल्लेख तो ज़रूर होता। अब भाई जिस माध्यम से आप टैक्स वसूल रहे हो उसका ज़िक्र ही नहीं करोगे, हैं? ये तो मोए-मोए जैसी वाली बात हो गई। माना हम टैक्स तो लेंगे, लेकिन टैक्सेशन क्यों लेंगे ये हम नहीं बताएँगे। कहीं लिखेंगे ही नहीं। मतलब काला धन जमा कर रहे थे क्या? हद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा एक फ़ाल्स नैरेटिव है। समकालीन दस्तावेज़ों में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है, ना नांगेली और ना ही इस टैक्सेशन का। आगे बढ़ते हैं। अतः स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? नांगेली कथा पूरी तरह काल्पनिक है। इसके कोई भी प्रमाण 2009 में इस कथा को यानी कि इसके कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। कहाँ? समकालीन। 2009 में इस कथा को विदेशी ब्लॉगर माइकल डेविड ने प्रकाशित किया, पहली बार। ठीक है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा नांगेली नाम की पात्रा का जन्म जो है वो डेविल नाम के ब्लॉगर यानी कि माइकल डेविन नाम के ब्लॉगर के ब्लॉग पोस्ट पर 2009 में होता है। किसका जन्म? नांगेली नाम की पात्रा का। और ब्रेस्ट टैक्स का उल्लेख कब होता है? भाई 1975 में। एक मिशनरी के द्वारा ये कहा जाता है कि भारत में स्तन कर लगाया जाता था। कहाँ? 1975 में उसने एक किताब लिखी उसमें। और वो भी कैसे? बिना किसी प्रमाण के। ना कोई राज्य व्यक्ति दिया, ना कोई राज्यादेश दिखाया, ना कोई राजा का कोई मतलब मान लीजिए ऐसा है अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है तो इस घटना के घटित होने पर अगर टैक्सेशन है तो टैक्सेशन का उल्लेख तो स्वाभाविक सी बात है, होना ही है। राजा का आदेश होगा, राजा की डुगडुगी होगी, पहले तो राजा लोग आदेश दे ढोलक बजा-बजा सुनो, सुनो, सुनो गाँव वालों कल से आप लोगों के साथ ये होने वाला है, सुनो, सुनो, सुनो। भाई जो सुनो, सुनो ही दिखा देते कहीं से, कि वो भी नहीं दिखाओगे। सुनो, सुनो ही दिखा दो। उसी की वीडियोग्राफी ले आओ, मान लेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है? हैं? फेकोलॉजी इतनी सुप्रसिद्ध है कि कुछ भी। तो ये आप देख सकते हो। अतः सिद्ध होता है कि नांगेली और ब्रेस्ट टैक्स केवल एक प्रोपेगेंडा है। ऐसा कोई भी समकालीन दस्तावेज मौजूद नहीं है जिसके बेसिस पर हम और आप इस बात को यकीन कर सकें। दूसरों को कहते हैं कि आप फ़िक्शन मानते हो, आप कल्पनाएँ मानते हो। आपके फलाने इतिहास का, आपके फलाने ग्रंथ का, आपके फलाने कहानी का कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है और फिर एक काल्पनिक कहानी को ऐसे बढ़ा-चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं, जैसे इनके पास सारा रिकॉर्ड हो। ये अपने आप में काफ़ी विचारणीय प्रश्न है कि आखिर क्यों? इतनी बड़ी घटना के ऊपर समकालीन दस्तावेजों को क्यों प्रमुखता से नहीं उठाया गया और ना ही स्वीकार किया गया? सिर्फ़ एक विदेशी ब्लॉगर के पोस्ट के आधार पर हमने इतनी बड़ी कहानी रच दी। वो भी जो कहानी 2009 में एक ब्लॉग पोस्ट पर लिखी गई थी और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ दिया और इतनी बड़ी घटना लिखी थी कि राजा ऐसा करता था। अब आपको बताते हैं राजा कैसा करता था। आइए, अब प्रोपेगेंडा में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली फ़ोटो।
वो हम आपको दिखाएँगे। अब इस प्रोपेगेंडे को सच साबित करने के लिए जिन फ़ोटोज़ को सबसे ज़्यादा सर्कुलेट किया जाता है, ससुरा वो फ़ोटो भी नकली है। यानी कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, जितने भी आर्टिकल्स लिखे गए, उन आर्टिकल्स और उन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जितने भी पिक्स शेयर करी की गई है, उन पिक्स में जो सबसे ज़्यादा शेयर की जाने वाली जो 2 पिक्स हैं, वो पूरी की तरह से फर्ज़ी हैं और वो दूसरे जगहों की पिक हैं। उसका इस नांगेली के घटनाक्रम से और नांगेली से कोई भी लेना-देना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम आपको 2 ऐसे फ़ोटो दिखाने वाले हैं, जिन्हें प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आज भी ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। ये फ़ोटो पुराने हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हैं, इसीलिए इनका प्रोपेगेंडा इसमें चल जाता है, घुसड़ जाता है, ठीक है? इसीलिए जानबूझकर इन्हें हर जगह नांगेली और ब्रेस्ट टैक्स के साथ जोड़ दिया जाता है, ताकि कहानी प्रामाणिक और सच्ची लगे, कहानी में थोड़ा-सा ट्विस्ट आ जाए। तो आइए आज हम आपको इन दोनों फ़ोटोज़ का राज बताते हैं, इन दोनों फ़ोटो का असली सच बताते हैं। क्या सच है? आइए समझते हैं। ये देखिए, सबसे पहली पिक और इस सबसे पहली पिक में ये देखिए एकदम लबालब स्टोरी भरी पड़ी है। कितनी दयनीय अवस्था में महिलाओं को खड़ा किया गया है। पता नहीं फ़ोटो लेने वाला फ़ोटोग्राफ़र कौन था? कुछ ज़िक्र नहीं है। आइए आपको बताते हैं ये फ़ोटो कहाँ की है और इस फ़ोटो का इतिहास क्या है। यही पहली फ़ोटो है जिसको नांगेली की घटना को सच बताने के लिए सबसे ज़्यादा सर्कुलेट किया जाता है। इस फोटो के साथ नांगेली और ब्रेस्ट टैक्स की कहानी को जोड़ा गया है। सीबीएसई बोर्ड ने भी यही शेयर किया है। इंटरनेट पे आपको इस फोटो के साथ नांगेली ब्रेस्ट टैक्स की कहानी मिल जाएगी। क्या समझे? यानी कि इंटरनेट पर और पाठ्यक्रमों में जब आप जाएँगे तो यही फोटो डाला गया है और ये कहा गया है कि ये नांगेली घटनाक्रम से जुड़ी हुई फोटोज़ हैं और इस तरह से उस समय महिलाओं को अपना स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। लेकिन इस फ़ोटो की तह पर जाना बहुत ज़रूरी है। क्या ये फ़ोटो सच में त्रावणकोर का है? क्या इस फ़ोटो का इतिहास त्रावणकोर से शुरू होता है? आइए समझते हैं। इनका एक-एक झूठ आज एक्सपोज़ होने वाला है। 1 मिनट। हाँ, अब देखिए ये फ़ोटो कहाँ की है। यह फ़ोटो भारत की नहीं है, यह फ़ोटो श्रीलंका के रोडिया समुदाय की है, जो श्रीलंका में बौद्ध अनटचेबल्स हैं। क्या समझे? मतलब श्रीलंका का फ़ोटो उठा करके नांगेली में चेप दिया जाता है और नांगेली में चेपने के बाद कहा जाता है कि बड़ा क्रूर ब्राह्मण राजा था। बताइए स्तन पर कर लेता था। लोगों ने बड़ा व्यापक विरोध किया था। और फ़ोटो कहाँ की है? फ़ोटो है श्रीलंका की। उस श्रीलंका की जो श्रीलंका अपने आप को बुद्धिस्ट देश कंसिडर करता है और ये कहता है कि हमारे धर्म में तो कोई जातिवाद होता नहीं है, जबकि श्रीलंका में ये रोडिया समुदाय अनटचेबल्स माने जाते हैं। देख लो, दूध का दूध और पानी का पानी। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा और बड़े-बड़े हमारे यहाँ के जो सो कॉल्ड लिबरल वैज्ञानिक सिद्धांतवादी और बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर, टीचर पता नहीं किधर मुंडी घुसेड़ के रखे हैं कि उनको इस तरह की रिसर्च करने का टाइम ही नहीं है। बस उनको 4 गो लौंडा बैठा लेना है और श्यामपट्ट और ब्लैक बोर्ड पर ये बहुत भयंकर घटना थी भारत में। भारत का ये सबसे दुर्दांत इतिहास रहा है। प्यारे बच्चों, आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत में एक ऐसा भी इतिहास लिखा गया जिसमें औरतों के ऊपर स्तन कर लगाया जाता था। और बच्चे, "अरे गुरुजी बहुत भयानक इतिहास रहा है भारत का।" अरे सालों, कुछ भी, हैं? कुछ भी। मतलब कहाँ का फ़ोटो है और कहाँ लगा के चिपका रहे हो, कहाँ की कहानी है और कहाँ बता रहे हो? और तुम लोग बोलते हो कि हम लोग जो हैं बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं। हैं? हद है। ये आप देख लीजिए। आइए दूसरे फ़ोटो की जाँच करते हैं। ये है और ये जो रोडिया अनटचेबल्स हैं, वो आप देख सकते हैं, उनके बारे में आप विकिपीडिया पर भी पढ़ सकते हैं, रोडिया अनटचेबल्स के बारे में। इनके हिस्ट्री के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है ये कौन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो।
अनटचेबल्स बुद्धिस्ट सोशल ग्रुप, यहाँ पर आप देख सकते हो, आप लिख लो रोडिया या रोडी, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये आप फोटो देख सकते हो उनकी, और यहाँ पर एक उनका चित्रण भी दिया गया है, ये आप देख लीजिए। तो ये आपको समझ में आ कुशवाहा जाएगा जी, कि ये अनटचेबल्स कहाँ के हैं। हाँ जी। कुशवाहा जी, अभी आपने जो एक चित्र दिखाया इसके जस्ट पहले, तो वो चित्र कक्षा 9 में सीबीएसई बोर्ड पर था, और सीबीएसई उस चित्र को अपने पाठ्यक्रम में उपयोग कर रहा था सोशल साइंस सब्जेक्ट में, और कक्षा 9 के बच्चों को पढ़ा रहा था। बाद में उसमें आरटीआई लगी और ये सारी चीजें आ गई कि ये फोटो तो श्रीलंका की है और आप इसको चन्नार रिवोल्ट से जोड़ रहे हो। तो फिर सीबीएसई ने वो फोटो को 2019 में रिवोक कर लिया वापस, और अभी तो उस देखा, चैप्टर ही पूरा हटा दिया। जी। देखा आप लोगों ने, ऐसे लिखा जाता है भारत का इतिहास। श्रीलंका की फोटो दिखा करके कहा जाता है कि ये भारत में हो रहा है। अरे भाई, ये श्रीलंका की फोटो है भैया, कहाँ घुसे चले आ रहे हो इधर। उसी श्रीलंका की, जिस देश में भगवान बुद्ध को माना जाता है, जहां का रावण भी बुद्धिस्ट हुआ करता था, उसी श्रीलंका का है रे भाई, उसी श्रीलंका का। और तुम मामू बने आ रहे हो, फोटो तुम्हारी, और तुम हमको चेपते रहते हो, ये देखो ब्राह्मणवादियों, ये देखो तुम्हारा जुल्म सितम हमारे लोगों के ऊपर। जाओ श्रीलंका में बात करो, वहां कौन सा ब्राह्मण चला गया था, कर लगा दिया था कि कपड़े नहीं दे रहा था ढकने के लिए। हद है यार। अब देखिए, आइए आपको दूसरा फोटो दिखाते हैं, जो सबसे ज्यादा सर्कुलेट होता है, वो दूसरा फोटो ये है। ये दूसरी फोटो है जिसको सबसे ज्यादा सर्कुलेट किया जाता है इस प्रकरण को बताने के लिए, यानी कि इस प्रकरण को जो है भुनाने के लिए। सेम कहानी इस फोटो के साथ भी जोड़ी गई है, लेकिन इस फोटो का भी इतिहास भारतीय नहीं है, यानी कि ये फोटो भी भारतीयों की नहीं है। आइए बताते हैं कौन है। ये दूसरी फोटो जो है, ये कहाँ की है? तो यह फोटो ट्रवनकोर किंगडम की नहीं है, यह फोटो है मालाबार के टियन समुदाय की। कहाँ की है? मालाबार के टियन समुदाय की। टियन जो लोग होते हैं, उन्हें दलित या आदिवासी नहीं, मतलब वो टियन दलित या आदिवासी या अनटचेबल नहीं है, बल्कि ये मालाबार के टियन समुदाय के लोग हैं, और ये अनटचेबल्स भी नहीं माने जाते, ये दलित और आदिवासी भी शायद नहीं माने जाते, लेकिन ये भी भारतीय कुशवाहा जी, पिक नहीं है। ये जी। ये जो फोटो है ये इंडिया की है, लेकिन ये त्रावणकोर किंगडम की नहीं है, यानी मालाबार की है। मालाबार में दूसरा किंगडम था, तो ये इसका त्रावणकोर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वहां पे ये किंगडम नहीं था। और दूसरी बात, जो ये लोग बताते हैं कि अनटचेबल दलित, तो ये जो टीया लोग हैं ये ना ही अनटचेबल है, ना ट्राइब है, और ना ही दलित है। जी। और सबसे बड़ी बात, ये जी, त्रावणकोर किंगडम के ही नहीं है। जी। तो वही यहाँ पर आप सोचिए कि जो फोटो ट्रवनकोर के हिस्ट्री के ऊपर चेपी जा रही है, तो एक फोटो श्रीलंका से उठा ली, एक फोटो जो है मालाबार से उठा ली, और कहा कि ये ट्रवनकोर का हिस्ट्री है, ट्रवनकोर का इतिहास है। तो इसी को कहते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, फेंका थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये है इतिहास। ऐसा इतिहास भारत में पढ़ाया जाता है, और कुछ लोग इसी भारतीय इतिहास के थोथेपन को जो है एक्सप्लेन करते हुए अपने आप को एक्सपर्ट कंसीडर करते हैं। आई एम एक्सपर्ट, आई एम प्रोफेसर, आई एम टीचर, हमारे नीचे लाखों बच्चे पढ़ते हैं। अबे तुम्हारे नीचे ही लाखों बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि तुम तो बच्चों को सही इतिहास दे नहीं रहे हो कि तुम्हारी बराबरी आ सके। तो तुम नीचे ही पढ़ाओगे, और वही नीचे वाला ज्ञान दे रहे हो उनको। देखो ये वाला ज्ञान देते हो, कहीं का फोटो उठा लेते हो, कहीं की कहानी उठा लेते हो, कहीं की बातें उठा लेते हो, और फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखते चले जाते हो, बड़ा खतरनाक इतिहास था भारत का, बहुत शोषण होता था भारत में। अबे तुम लोगों को सच बता रहा हूँ ना, अगर कभी न्याय हो ना, तो तुम लोग ना पकौड़े की तरह तले जाओगे कभी, इस झूठ के लिए, इतने लोगों को ठगने के लिए यार, इतने लोगों को ठगने के लिए, इतने लोगों के साथ छल करने के लिए, झूठा लोग, कुछ भी। अब ब्रेस्ट टैक्स का कोई प्रमाण नहीं मिला या नहीं मिलता, इसीलिए आइए अब देखते हैं कि ट्रवनकोर के राजा के कुछ प्रशासनिक फैसले, जिससे हम समझेंगे कि ये राजा था कैसा। क्योंकि देखिए,
राजा अगर ज़ालिम होगा, राजा अगर क्रूर होगा, राजा अगर स्त्रियों, पुरुषों और अपने समाज के लोगों से नफ़रत करता होगा, तो इस बात की पूरी-पूरी संभावना है कि हो सकता है कि हम झूठ बोल रहे हों और इस तरह का टैक्सेशन वो लगा दिया होगा। ठीक है? अब ये सारी कहानी टिकती है उस राजा के ऊपर, जिस राजा के शासनकाल में ये सारा प्रकरण या ये प्रकरण गढ़ा जाता है। तो बात करेंगे त्रावणकोर के इस राजा के ऊपर, जिस राजा के ऊपर ये आरोप है और ये समझेंगे कि जिस राजा के ऊपर इस तरह का आरोप निर्धारित किया गया है, जिस राजा के ऊपर इस तरह का आरोप लगाया गया है, क्या सच में वो राजा ऐसा था? या राजा कुछ और था और कहानी कुछ और गढ़ी गई। अब कहानी कुछ और गढ़ी गई है, ये तो आपने देखा ही है, इसलिए गढ़ी गई है क्योंकि ऊपर हमने इस एक-एक बिंदु का, एक-एक चीज़ का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है और आपके सामने एक-एक चीज़ रखा है कि इस कहानी का कोई भी प्रामाणिक सोर्स समकालीन नहीं मौजूद है। जिस नांगेली नाम की पात्रा की बात की जाती है, उनका जन्म एक ब्लॉग पोस्ट पर 2009 में हुआ था। जिस स्तनकर की बात की जाती है, वह भी जो है एक मिशनरी की बुक में किया गया था उल्लेख और उसने भी अपनी बुक में कोई भी प्रामाणिक सोर्स नहीं दिया, कोई राजा विज्ञप्ति या किसी राजा के आदेश के ऊपर कोई लेटर, कोई पत्र, कोई राज्य विज्ञप्ति उसने दिखाई ही नहीं है, जिसके आधार पर हम इस चीज़ को स्वीकार कर सकें कि ऐसा कुछ हुआ था। तो अब आइए सीधा-सीधा राजा के बारे में जानते हैं कि राजा कैसा था और हम राजा के बारे में जो कुछ बताएँगे भाई, एकदम राजा का ल लेटर देके बताएँगे। क्या? राजा के लेटर से बताएँगे। ऐसा नहीं कि हम भी अब बाद में कोई ये ना कह दे कि त्रावणकोर के राजा के बारे में 2024 में एक यूट्यूबर था उसने बताया था। ये सब प्रोपेगेंडा हमको नहीं करना है भाई। हम सीधा-सीधा बात करेंगे, मूल सोर्स से बात करेंगे, मूल एविडेंस से बात करेंगे। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे ये राजा करता क्या था? इस राजा के शासन की प्रशासनिक व्यवस्थाएँ कैसी थीं? धार्मिक व्यवस्थाएँ कैसी थीं? तो ट्रवणकोर किंगडम भले ही एक हिंदू किंगडम था, पर वहाँ सभी के लिए धार्मिक आज़ादी थी। वहाँ मस्जिद, चर्च मुस्लिम और ईसाइयों के लिए मौजूद थे, बने हुए थे। त्रावणकोर में जब ईसाई मिशनरी आए, तो उन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। सीरियन ईसाई को पूरी आज़ादी थी कि वो अपने धर्म को मान सकें। जो कि हमारे हर राजा में ये थोड़ी बहुत कमी होती है कि हम लोग थोड़ा उदारचित्त हो जाते हैं और इस उदारचित्तता के कारण हम लोगों को बहुत सारे नुकसान झेलने पड़े हैं। तो ये चीज़ थोड़ा-सा त्रावणकोर राजा के अंदर भी था, वो थोड़े से सेकुलर टाइप के थे। सर्वधर्म बड़ा पाव जैसी मानसिकता के। तो हुआ यूँ कि वो जो है सभी धर्मों को समान मानते थे, तो वो थे तो बेसिकली हिंदू, लेकिन उनके शासनकाल में जो है ईसाइयों और मुस्लिमों को भी अपनी पूरी धार्मिक आज़ादी थी। वो अपने धार्मिक रिचुअल्स, फंक्शंस, पर्व, त्योहार और अपनी वेशभूषा को वो कंसीडर कर सकते थे, अपना सकते थे। इस धार्मिक आज़ादी का लाभ ईसाई मिशनरी को हुआ एवं बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने धर्म परिवर्तन करा लिया। सीरियन ईसाइयों ने मूल सीरियन और कन्वर्टेड ईसाइयों के लिए ईसाई धर्म के अनुसार कपड़े पहनने की प्रार्थना के लिए संडे का अवकाश माँगा राजा से। क्या? अब चूँकि ईसाई जो थे, मूल रूप से ईसाई जो थे, तो ईसाई ठंडे प्रदेश से आते थे और ईसाइयों में जो है थोड़ा-सा ड्रेस कोड अलग था, तो उन्होंने अपने पहनावे के अनुरूप, अपने ड्रेस कोड के अनुसार जो है, तो जो सीरियन ईसाई थे वो और जिनको उन्होंने कन्वर्ट कर लिया था वो, तो इन दोनों ही समुदाय के लिए यानी कि जो धर्मांतरित थे और जिन्होंने धर्मांतरण करवाया था, ये दोनों मिलकर के जो है राजा के पास गए और राजा से कहा, "राजा महाराज, ऐसा है, हमको पूरा कपड़ा पहनने का पहले तो आज़ादी दे दीजिए और हमको संडे वाला छुट्टी दे दीजिए।" तो राजा ने कहा, "एओ मस्त, जाओ, संडे की छुट्टी भी तुम्हारी और पूरा कपड़ा भी तुम्हारा। घटेगा तो हमसे माँग लेना, दे देंगे।" ठीक है, राजा ने एकदम पूरा खुला छूट दे दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि त्रावणकोर का राजा अपने राज्य में कोई भेदभाव नहीं रखता था। फिर नांगेली और स्तनकर जैसी बातें होना उस राजा के शासनकाल में कैसे संभव है? आप विचार कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये वही लेटर है जिसमें ईसाई को उनके धार्मिक वस्त्र पहनने और संडे के अवकाश के लिए राजा का आदेश है। ये आप देख सकते हो। 1820 सॉरी 1800 क्या है ना एक मिनट मैं ज़ूम कर लूँ। लेटरवा
थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, लेटरवा बड़ा कर लेता हूँ। 1820 ही है, सही पढ़ रहे 1820, हैं। हाँ सॉरी 1820 ही है। तो ये देखो, यानी कि जब ईसाई अपने धार्मिक मान्यता के अनुरूप राजा से वस्त्र यानी कि ड्रेस कोड और संडे की छुट्टी मांगने गए, तो राजा ने उनके लिए आदेश जारी किया। और जो आदेश यानी कि जो राज्य विज्ञप्ति है, वो हमने यहाँ पर आपके लिए संलग्न कर रखा है। आंखें फाड़ के पढ़ लो, बड़का बड़का प्रोफेसरों, पढ़ लो, प्रोफेसरों पढ़ लो तुम लोग। ये सब तो तुम लोग अपनी वीडियो में कभी दिखाओगे नहीं, ना कभी बताओगे। कहाँ से बताओगे? तुम लोग से ढूंढा भी नहीं जाएगा ना, क्योंकि तुम लोग को तो प्रोपेगेंडा करना है। ऐसा कोई प्रमाण है नांगेली के टाइप का? हम्म, बताओ। ऐसा कोई एक लेटर तुम दिखा दो जिसमें राजा ने एक ऐसा लेटर जारी किया हो और जिसमें राजा ने कहा हो कि हमारे शासनकाल में फला 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 चीज पर टैक्स लगाया जाएगा, और उस टैक्सेशन में जो है स्तन कर का नाम भी उल्लेखित किया गया हो। प्रोफेसरों, बताओ तुम लोग, है कोई? यहाँ पर देखो, ये होता है मूल रेफरेंस। अरे भाई, राजा है, कोई सड़क पर चलता हुआ चरवाहा नहीं है वो, राजा है। कोई भी कार्य या कोई भी चीज या कोई भी आदेश देगा, तो उसकी विज्ञप्ति होगी, उसका राज्यादेश होगा, उसके बेसिस पर हम उसके कालखंड को और उसके राज्यादेशों को स्वीकार करते हैं। इतना भी कॉमन सेंस नहीं है बे तुम लोगों में? और तुम लोग प्रोफेसर हो, हैं? शर्म नहीं आती है सब टुच्चागिरी करते हुए? तुम लोगों के लिए तो यही उक्ति सही है, नाम बड़े और दर्शन नुन्नू से। तुम्हारे लिए यही विज्ञप्ति सबसे सही है, नाम बढ़े और दर्शन नुन्नू से। उससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई। जो इतना झूठ बोलता हो उसके लिए यही कहना उचित है। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। अब इस राजा के एक और काम के बारे में आपको बताते हैं। ये जो राजा था, सभी वर्गों के लिए निशुल्क शिक्षा का प्राविधान था इनके शासनकाल में। 1917 में महारानी के सभी वर्गों के लिए, यानी कि जो 1917 में जो महारानी थी त्रवणकोर की, उन्होंने सभी वर्गों के लिए निशुल्क शिक्षा की घोषणा कर दी थी। 25% राजस्व त्रवणकोर किंगडम ने शिक्षा के ऊपर खर्च कर दिया था। लड़कियों के लिए स्पेशल स्कूल और उच्च संस्थान खोले गए थे। यानी कि ये कहा जाता है ना कि त्रवणकोर के राजा और रानियों ने मिलकर के जो है वो स्तन ढकने के ऊपर टैक्सेशन लगा रखा था। तो देख लो आंखें फाड़ के, देखो, अरे देख लो प्रोफेसरों, देख लो। तुम लोग तो ये नहीं बताओगे ना, क्योंकि तुम्हारे नाम बड़े हैं और दर्शन नुन्नू से हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा ये सब, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है अपने प्रोपेगेंडे के चक्कर में ये सब खोजने का। लेकिन सच देखो, वहां की जो महिला रानी है उन्होंने क्या किया। सभी वर्गों के लिए, नहीं है कि किसी स्पेशल वर्ग के लिए, सभी वर्गों के लिए शिक्षा फ्री कर दी थी उन्होंने। राज्य का 25% राजस्व त्रवणकोर किंगडम ने शिक्षा के ऊपर खर्च कर दिया था। लड़कियों के लिए स्पेशल स्कूल खोले गए, उच्च शिक्षण संस्थान खोले गए, व्यवसायिक शिक्षा, सिलाई कढ़ाई और बुनाई आदि के संस्थान खोले गए, ताकि स्त्रियों को स्वावलंबन यानी कि उनको स्वावलंबी बनाया जा सके। क्या समझे? इस रानी ने स्त्रियों की दशा और दिशा के ऊपर बहुत शानदार काम किया। ये त्रावणकोर का घटनाक्रम है, त्रावणकोर की रानी है। टाइम पीरियड इनका 1815 से 1829 है, शासनकाल। अपने इस शासनकाल में इन्होंने ये कार्य किए जो तुम लोग 18वीं 19वीं शताब्दी का जो प्रोपेगेंडा करते हो ना, कि 18वीं 19वीं शताब्दी में त्रावणकोर में महिलाओं के साथ ये जुल्म सितम हो रहा था। तो तुम्हारी जुल्म सितम की कहानी का तो कोई प्रमाण नहीं है बेटा, लेकिन इस बात के प्रमाण है, राज्य विज्ञप्ति है, राज्यादेश है, और रानी का अपना शासनकाल का अपना पूरा का पूरा क्रियाकलाप है। जो हिस्टोरिकल बुक्स हमने ऊपर दिखाई थी ना, उनमें पूरा वर्णन है इनका। क्या कर रही थी रानी? महिलाओं के लिए शिक्षा फ्री कर दी, सभी वर्णों के लिए, सभी वर्गों के लिए, क्या अमीर क्या गरीब, सबके लिए। 25% राजस्व जो है त्रावणकोर किंगडम को ने शिक्षा के ऊपर खर्च कर दिया। लड़कियों के लिए स्कूल खोल दिए,
उच्च शिक्षण संस्थान खोल दिए, और नहीं तो उनको स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि जैसे संस्थान भी खोले, ताकि स्त्रियों का कद जो है बढ़े, वो स्वावलंबी बन सकें। ये सब तुम नहीं बताओगे बे चूतियों? ये सब भी बताओ कि त्रवणकोर में ये सब भी होता था, या ये सब बताने में तुम्हारा प्रोपेगेंडा काम नहीं आता? भड़का-भड़का बन के बैठ गए हैं, नाम बस बड़े-बड़े, और इतिहास के नाम पर कुछ भी झूठ परोस देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि एक काम और किया। जो कहते हैं ना कि भेदभाव होता था, जातिवाद कूट-कूट कर भरा हुआ था त्रवणकोर के राजा के अंदर, बहुत शोषण करता था, जाति सूंघ के जाति के साथ भेदभाव कर देता था, बहुत जालिम राजा था। सबकी जाति अपनी कुर्सी पर, अपने ऊँचे शासन पर बैठे-बैठे सूंघ लेता था। उसको पहले ही पता चल जाता था किसके स्तन पर कर लगाना है और किसके पर नहीं लगाना है। बहुत जालिम राजा था। उस जालिम राजा के एक और आदेश देख लीजिए। मंदिर प्रवेश उद्घोषणा 1936। क्या है? मंदिर प्रवेश उद्घोषणा 1936 मलयालम में महाराजा चिथिरा तिरुनल बलराम वर्मा के द्वारा। क्या? त्रवणकोर के महाराजा ने 1936 में राज्य के मंदिरों के सभी हिंदुओं में, यानी कि अपने राज्य के जितने हिंदू मंदिर थे, उनमें हिंदुओं के सभी वर्गों को जाने की पूरी स्वतंत्रता का आदेश पारित किया कि यहाँ पर जितने हिंदू मंदिर हैं या जितने भी मंदिर हैं, उनमें सभी वर्गों के लोग जा सकते हैं। किसी भी वर्ग के व्यक्ति को रोकना अपराध माना जाएगा। क्या है? अपराध माना जाएगा। तो जिस राजा के ऊपर तुम ये कह रहे हो कि ये राजा क्रूर था, इसने स्तन कर जैसे टैक्सेशन लगाए, नांगेली जैसी पात्रा के साथ इन्होंने जुल्म-ओ-सितम किया, उसका तो एक भी रिकॉर्ड आप नहीं दिखा पाए। लेकिन रिकॉर्ड ये है कि उस शासनकाल में ये राजा लोग ये कर रहे थे। हर वर्ग को सभी हिंदू मंदिरों में समान अधिकार दे रहे थे। महिलाओं के लिए स्पेशल शिक्षा नीति और सभी वर्गों के लिए समान शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कर रहे थे। अपने राज्य का 25% राजस्व इसी दिशा में खर्च कर रहे थे। और आप इन जैसे लोगों के ऊपर ये आरोप लगाते हो बेशर्मों की तरह कि ये राजा जो हैं, ये इतने निष्ठुर थे कि ये स्तन कर लगा दिया करते थे। अबे इतिहास के नाम पर तुम लोग क्या परोस रहे हो बे बच्चों को? क्या है ये? प्रमाण कुछ और कहते हैं, तुम्हारी कहानी कुछ और कहती है। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी परोस रहे हो। तो सच ये है, आप देख सकते हैं। आगे आइए। अब निष्कर्ष क्या निकलता है इस पूरे प्रकरण का? भाई, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। अभी बहुत कुछ है दिखाने के लिए। भागियो मत। ये नहीं कि निष्कर्ष देख के अब हम भाग जाएँगे। अभी असली मसाला बाकी है। कहा था ना ये स्ट्रीम बड़ी लाजवाब होने वाली है। भर-भर के मसाला है, भर-भर के कंटेंट है, भर-भर के प्रमाण है। अभी निष्कर्ष समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, त्रावणकोर शाही शासन के इन आदेशों से स्पष्ट है कि वहाँ सभी वर्गों के लिए कार्य किए गए और सभी को साथ लेकर चलने की नीति थी। चूँकि त्रावणकोर शाही शासन एक मात्र सत्तात्मक शाही शासन था। क्या समझे? त्रावणकोर का जो शासन था वो एक मात्र सत्तात्मक शाही शासन था, इसीलिए स्पष्ट है कि सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को उच्च सम्मान प्राप्त था। क्या? सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता एवं मंदिरों में सभी हिंदुओं का प्रवेश सुनिश्चित कराने के लिए राजा के आदेश यह सब स्पष्ट करते हैं कि ऐसे राज्य शासन में या ऐसे शासन व्यवस्था में स्तन कर जैसे या नांगेली की घटना जैसी किसी भी घटनाक्रम का कोई भी स्थान नहीं हो सकता। अगर होता तो प्रमाण ज़रूर मौजूद होता। तो जिस राजा के ऊपर इतने विभत्स आरोप मढ़े जाते हैं या जिन शासनकालों में इतने विभत्स आरोप मढ़े जाते हैं, उन राजाओं के शासनकाल का ऐसा कोई समकालीन दस्तावेज नहीं है, जिसके आधार पर आप ये तय कर सकें या जिसके आधार पर आप इस बात को उल्लेखित कर सकें कि इन शासनकालों में या इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं में ये सारे कार्य होते थे। समझ में आया आपको? तो ये आप क्लियर कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आप ध्यान दें।
यहाँ पर मैं चाहूँगा अशोक जी आपकी एक टिप्पणी हो जाए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा जो जब क्वीन ने सभी के लिए फ्री एजुकेशन घोषित किया था, तो उसपे हमारे लेफ्ट विंग के लोगों का ये तर्क रहता है कि त्रावणकोर में पहले किसी के लिए एजुकेशन नहीं था और इसलिए क्वीन ने ये प्रोक्लेमेशन किया और घोषणा किया। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जो क्वीन ने घोषणा किया था वो एजुकेशन फ्री एजुकेशन के लिए किया था कि फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, कि स्टेट ही पूरा वहन करेगा सभी की शिक्षा के लिए। और उस पहले जो त्रावणकोर में पढ़ा एक एजुकेशन सिस्टम था, वो एक तरीके से थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज्ड था और जब क्वीन आई तो क्वीन को एजुकेशन को लेके वो थोड़ी ज़्यादा कंसर्न थी। और उन्होंने आज भी अगर आप देखेंगे त्रिवेंद्रम में तो वहाँ पे एक बहुत पुराना कॉलेज है। तो वो उन्हीं त्रावणकोर शासन के टाइम के वहाँ पे कई सारे कॉलेज हैं। तो क्वींस कॉलेज खोलना चाहती थी, उन्होंने खोला, स्कूल खोले और फ्री एजुकेशन, सबसे बड़ी बात फ्री एजुकेशन। दूसरी बात ये जो टेम्पल वाली जो घोषणा है, इसको लेके कई बार लेफ्टिस्ट ये बोलते हैं कि पहले मंदिरों में बैन था और राजा ने वो बैन हटाया। ऐसा नहीं है। हुआ ये कि जब वहाँ पे कन्वर्जन होने लगे और कन्वर्जन होने के बाद कुछ डिस्प्यूट होने लगे और एक तरीके से डिस्प्यूट पैदा हुआ और राजा के पास सही कई सारी कंप्लेंट आ रही थी कि टेम्पल में उसको नहीं जाने दिया जा रहा, उसको नहीं जाने दिया जा रहा। तब राजा ने एक स्टेट में एक आदेश लागू कर दिया कि कोई भी किसी को टेम्पल में जाने से नहीं रोकेगा। तो वो इस टाइप से था। वो ऐसा नहीं है कि पिछले कोई उन्होंने बैन हटाया लगाया था अब हटा रहे हैं। अगर ये बैन वाला चीज़ होता तो वो आदेश में लिखा होता कि हम जो बैन लगाए थे इतने से इतने उसको आज समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने अपने आदेश में ये लिखा कि मंदिरों में किसी भी वर्ग के प्रवेश से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। तो इस संबंध में वो आदेश था। तो मैंने ये 2 नैरेटिव इसलिए बता दिया कि जब आप बात करेंगे लेफ्टिस्ट से तो ये 2 तरीके का वो काउंटर देते हैं, इन 2 आदेशों को लेके। जी, कुशवाहा जी। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं असली मसाले पर। अब भैया देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रमाणों की तरफ बात करेंगे। 1662 ईस्वी के एक डच आगंतुक विलियम वॉन निहॉफ ने त्रावणकोर की तत्कालीन रानी अश्वथी तिरुनल उमायम्मा रानी की पोशाक के बारे में अपनी पुस्तक वॉयेजेस एंड ट्रेवल्स टू द ईस्ट इंडियाज या ईस्ट इंडीज में रानी और उनके परिचारकों का एक रेखा चित्र बनाया, फोटो बनाया, फोटो। क्या कि रानी कैसी दिखती थी, रानी की दासियां या परिचारिकाएं कैसी दिखती थी। तो इस रेखा चित्र के माध्यम से पूरा का पूरा रहस्योद्घाटन हो जाएगा 1662 में। यानी कि जिस घटना को ये कहा जा रहा था कि नांगेली में स्त्रियों को अपने स्तन ढकने के अधिकार नहीं थे, उसी नांगेली या उसी त्रावणकोर, सॉरी नांगेली तो महिला है, लेकिन त्रावणकोर में महिलाओं को अपने स्तन वगैरह ढकने के अधिकार नहीं थे और नांगेली के साथ काफ़ी जो है वो अ, दुर्दांत अपराध किए गए, काफ़ी उनके साथ जुल्म-ओ-सितम किया गया। इसके ऊपर फ़िल्मों में ये दिखाया, फ़िल्मों में तो ऐसे चित्रित किया है कि आँखें एकदम बड़बड़ा जाती हैं हमारी। हमने भी देखा ये सब फ़िल्म, एकदम अँखियाँ बड़बड़ा जाती हैं, अँखियाँ फूल के एकदम लगता है गोटे बाहर आ जाएँगे, इतना दुःख होता है। लेकिन जब आप इसकी हिस्ट्री में जब जाएँगे, तो फिर उस फ़िल्म को बनाने वाले और उस फ़िल्म में उस पात्र को निभाने वाले, ये दोनों ही चरित्र कैसे दिखते हैं आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। हम बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आगे आते हैं। अब देखिए क्या है, ये जो व्यक्ति था विलियम वॉन निहॉफ, ये जब आया तो इसने रानी और रानी के परिचारिकों का रेखाचित्र बनाया। तो इस रेखाचित्र से बहुत कुछ रहस्योद्घाटन हो जाता है, बहुत कुछ पता चल जाता है। जहाँ यह बिल्कुल स्पष्ट है कि रानी और उनके परिचारक अपनी छाती को ढकने के लिए कोई वस्त्र ही नहीं पहनते थे। यानी कि त्रावणकोर में स्तन ना ढकने का रिवाज ऐसा नहीं था कि ये किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी या स्पेसिफिक महिला के परिप्रेक्ष्य में था।
वहाँ पर कोई भी स्त्री अपने स्तनों को नहीं ढकती थी। यानी कि वहाँ का कल्चर ही ऐसा नहीं था या वहाँ का कल्चर ही ऐसा था कि वहाँ पर अपने स्तनों को ढकना, ना ढकना कोई बड़ा बात नहीं था। ये उनका अपना ट्रेडिशन था, अपना उनका सामाजिक व्यवस्था थी। क्योंकि मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी और मातृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों को इस दृष्टिकोण से या इस नज़रिए से देखने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो डच आगंतुक लिखते हैं कि मुझे महामहिम की उपस्थिति से परिचय कराया गया। उसके चारों ओर 700 से अधिक नायर सैनिक पहरा था, जो कि सभी मालाबार शैली के कपड़े पहने हुए थे। रानी की पोशाक उनके मध्य के चारों ओर लिपटे कैलिको के एक टुकड़े से अधिक नहीं थी। क्या है? रानी की पोशाक उनके चारों ओर लिपटे एक कैलिको के एक टुकड़े से अधिक नहीं थी। उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा ज़्यादा तक नग्न दिखाई देता था और उसके कंधों के चारों ओर लापरवाही से लटका हुआ कैलिको का एक टुकड़ा था और इस घटना का चित्रण अपनी पुस्तक में इस व्यक्ति ने किया है। तो हाँ, जिस राज्य में स्वयं रानी तक अपने स्तनों को नहीं ढकती थी, उस राज्य में तुम कह रहे हो कि राजा ने आदेश दे दिया था कि भाई फलाने कम्युनिटी के लोग स्तन नहीं ढकेंगे। अरे भाई रानी खुद नहीं ढकती थी तो कर जैसी बात ही कहाँ से आ गई? भाई तुम कह रहे हो कि जिसको अपना स्तन ढकने का मन करता था वो राजा को कर देते थे। तो अब बताओ जिनको ढकने का मन था वो राजा को अगर कर देते थे, तो फिर रानी अपना स्तन क्यों नहीं ढकती थी? सिंपल सी बात है। तो ये वहाँ का अपना एक लोकल ट्रेडिशन था और यहाँ पर मैं सिर्फ़ आपको रानी को ही नहीं दिखाऊँगा। वहाँ के लोकल ट्राइब्स माने यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी भी आपको चित्र दिखाऊँगा समकालीन ताकि कुछ आइडिया आपको हो जाए कि वहाँ का ऐसा ही वेशभूषा था। तो ये समकालीन दस्तावेज़ के तौर पर आप देख सकते हो जब वो आया था, तो रानी से जब उसका परिचय कराया गया, तो रानी के वेशभूषा के ऊपर उसने ये लिखा है। ठीक है? आते हैं आगे। ये देखिए, ये वो अपनी पुस्तक में इस तरह का उसने पेंटिंग बनाया, चित्रण बनाया और आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए इसकी पुस्तक है और इस पुस्तक में जो अंकन या जो चित्र बनाए गए हैं उसमें आप देख सकते हैं। रानी है, रानी और रानी के पीछे की परिचारिकाओं को आप देख सकते हैं, किसी ने अपने वक्षस्थल को ढका हुआ नहीं है। देख सकते हैं। यानी कि जो 18वीं और 19वीं शताब्दी की बात की जाती है, तो वो तो बात की ही जाती है। लेकिन ये आप देख लीजिए ना, पहले से ही वहाँ का वि रिवाज ही था ऐसा, वहाँ का वेशभूषा ही ऐसा था, वहाँ की पोशाक ही ऐसी थी। लोग ऐसे ही वस्त्र धारण करते थे उधर। यहाँ पर देखिए रानी है, रानी के पीछे उनकी परिचारिकाएँ, उनकी सेविकाएँ हैं, वो कैसा वस्त्र धारण कर रही हैं। उनके जो परिचालक हैं, यानी कि जो पुरुष जो सैनिक हैं, वो कैसा वस्त्र धारण कर रहे हैं। उसके बारे में पूरा यहाँ पर स्पष्टीकरण इस बुक में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और सावित्री अंतर्जनम करके कोई हैं। केरल ब्राह्मण समाज की एक प्रमुख सावित्री अंतर्जनम जी रही हैं। ब्राह्मण समाज की प्रमुख वो रही हैं। आप इन्हें देख सकते हैं कि उन्होंने ऊपरी वस्त्र धारण नहीं किया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए और एक महिला होकर समाज की प्रमुख पद पर आसीन रही हैं। यह उनकी फ़ोटो 20वीं शताब्दी की है। यानी कि 20वीं शताब्दी के ब्राह्मण समाज की एक प्रमुख महिला हैं सावित्री अंतर्जनम और इनको भी आप देख सकते हैं, इन्होंने भी अपने शरीर पर ऊपरी वस्त्र धारण नहीं किया हुआ है। यानी कि ये एक ट्रेडिशनल उनका एक पोशाक था, उनका अपना एक ट्रेडिशन था कि हमको कैसी पोशाक धारण करनी है। समझ रहे हैं ना? या देखिए, आगे आ जाइए। केरल की ब्राह्मण महिलाएँ, अभी तक तो हमने राजा-रानी और कुछ स्पेसिफिक लोगों की बातें की, यानी कि कुछ स्पेशल लोगों के बारे में आपको बताया। तो आप बोलेंगे वो तो रानी थी तो ढके ना ढके क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन आम जनता के साथ तो ये शोषण और अन्याय हो रहा था ना। तो ये आम जनता देख लीजिए। अब आम जनताओं में वो ये कहेंगे कि सिर्फ़ जो है दलित महिलाओं के साथ या पिछड़ी या शोषित महिलाओं के साथ ऐसा होता था, लेकिन यहाँ पर हम आपको ब्राह्मण महिलाओं की चित्र दिखाएँगे। यहाँ आप केरल की ब्राह्मण महिलाओं को उनके परंपरागत परिधान में देख सकते हैं। यह सभी महिलाएँ ब्राह्मण हैं और इन्होंने ऊपरी वस्त्र धारण नहीं किया है। नीचे एक-एक रेफ़रेंस हमने संलग्न कर लिया है। ये आप देख सकते हैं। क्योंकि वहाँ की ब्राह्मण महिलाएँ भी इसी तरह का वेशभूषा पहनती थीं। इसी तरह का कल्चर था वहाँ पर। तो वहाँ क्या ब्राह्मण, क्या अन्य समुदाय, सारे समुदाय
का ड्रेस कोड भी यही था और सभी समुदायों को वहाँ के मंदिरों में, वहाँ के शिक्षण संस्थानों में शिक्षा लेने का और जाकर के ईश्वर की आराधना पूजा करने का समान अधिकार प्राप्त था। ये आप देख सकते हो। ये इस प्रमाण से पूरी तरह से साबित होता है, सिद्ध होता है। आगे बढ़िए। तो अब इसका निष्कर्ष क्या है? समकालीन प्रमाण से यह सिद्ध हो गया है कि स्वयं महारानी ऊपरी वस्त्र नहीं पहनती थीं। केरल में ब्राह्मण महिलाएं भी ऊपरी वस्त्र नहीं पहनती थीं। जो लोग यह कहते हैं कि भारत में छोटी जाति की महिलाओं को वस्त्र ढकने का अधिकार नहीं था, यानी कि स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, अगर छोटी जाति की महिलाओं को अपने स्तन ढकने होते थे तो उसको उसके लिए राजा को कर देना होता था। ये बात यहाँ पर सिरे से झूठ साबित हो जाती है और बिल्कुल फॉल्स और झूठा नैरेटिव है। उन्हें अपना स्तन ढकने के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, क्योंकि वहां पर खुद ब्राह्मण महिलाएं भी अपने ऊपरी वस्त्र को धारण नहीं करती थी। तो ये है पूरा सच, जो आपको कभी बताया नहीं जाता। आइए अब हम वस्त्रों के इतिहास से मूल कारणों को समझते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि आखिर यार वो तो सब ठीक है, लेकिन यार ये स्तन नहीं ढकना ये तो बुरी बात है ना। आज के ट्रेडिशन यानी कि आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुछ लोग बोलेंगे यार कैसा होगा वो समाज, कि समाज में औरतें यार ऐसे रहती थी ना। गलत बात है यार। हाँ, ये अलग बात है कि मॉडर्न और कूल ड्यूड बनने के लिए पूरा निक्कर निक्कर सब निकाल दें तो वो चलेगा। लेकिन एक ट्रेडिशनल या एक सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में इनको ये बुरा लगता है। लेकिन खुद नंगे हो जाएँ, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। अपनी मर्ज़ी से नंगे हो जाएँ, अति उत्तम, अति उत्तम। ये तो हमारा कल्चर है, हम तो कूल ड्यूड, हम तो नए मॉडर्न जनरेशन के लोग हैं भाई। क्या है कपड़ों में? लेकिन वहीं जब बात की जाएगी किसी भारतीय कल्चर के बारे में, तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू पे बोलेंगे, "अरे! ये तो बहुत गलत था। कम से कम कपड़ा तो होना चाहिए।" तो बेटा ऐसा नहीं है। खोट तुम्हारी निगाहों का है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में अपनी स्वपत्नी के अलावा हर महिला को माँ और बहन का दर्जा प्राप्त है। तो जिस भारतीय संस्कृति में अपनी स्वपत्नी के अलावा हर महिला को माँ और बहन की दृष्टि से देखने की मान्यता हो, उस दृष्टिकोण से जब तुम देखने की कोशिश करोगे महिलाओं को, तो तुम्हारे अंदर ये संलिप्त वासनाएँ कभी भी अपने उच्च उत्कंठा को प्राप्त नहीं हो पाएँगी, जैसा कि तुम आज की दृष्टि से देखते हो। तो तुम्हारी आज की दृष्टि में ही ये गंदगी है, वरना किसी के शरीर को ढकने और ना ढकने का कोई प्रयोजन ही यहाँ पर कोई आता ही नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं आता है। मैंने पहले ही बोल दिया कि कुछ भारतीय समाज मातृसत्तात्मक रहे हैं और इस मातृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों को अपना ड्रेस कोड चुनने का, अपना पहनावा रखने का पूरा अधिकार था। अब कुछ लोग बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? तो आओ इसको तुम लोगों को हिस्ट्री के आधार पर दिखाते हैं, इतिहास के आधार पर दिखाते हैं कि ऐसा ही होता था। भारत के कई क्षेत्रों में मातृसत्तात्मक समाज रहा है, खासकर उत्तर भारत और भारत के अन्य क्षेत्रों के आदिवासी समुदाय में यह व्यवस्था देखने को मिलती है। स्त्री बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से अपने वस्त्र का चयन करती थी। भारतीय समाज में शरीर के अंगों को लेकर गलत भावना नहीं थी। बॉडी पार्ट यानी कि जो हमारा बॉडी पार्ट है, तो बॉडी पार्ट को सेक्सुअलाइज़ करने कुशवाहा का जी, यानी कि यहाँ हाँ पे जी। एक चीज़ थोड़ा करेक्ट कर दीजिए। दक्षिण भारत, यहाँ पे उत्तर भारत गलती से टाइप हो गया। अच्छा, अच्छा सॉरी। मातृ सत्तात्मक सत्ता। ओके, ओके, ओके। तो यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं, ये थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक है हम लोगों का। ये दक्षिण भारत है और भारत के अन्य क्षेत्र, क्योंकि उत्तर भारत का जो मौसम है ना, वो उतना गर्म मौसम नहीं है। तो चूँकि पहनावा भी मौसम के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मौसम के ऊपर जो है, अब उत्तर भारत का वातावरण कैसा है, तो उसके हिसाब से इधर का ड्रेस कोड अलग है। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों के वातावरण कैसे हैं, तो उनका ड्रेस कोड अलग है। तो यहाँ पर हम जो उत्तर भारत है, उस उत्तर भारत को आप दक्षिण भारत और भारत के अन्य क्षेत्र के तौर पर लीजिएगा। थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी, इतनी गलती तो होती है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, भारतीय समाज में शरीर के अंगों को लेकर गलत भावना नहीं रही, बॉडी पार्ट को सेक्सुअलाइज़ नहीं किया गया, इसीलिए भारतीय समाज में वस्त्र का चयन शरीर को लेकर बनी किसी धारणा के दबाव में नहीं किया जाता था, अपितु जलवायु के आधार पर किया जाता था। क्या समझे? कि प्रारंभिक भारतीय दर्शन में, भारतीय चिंतन में या भारतीय समाज में जो है, जो ड्रेस कोड था, वो मतलब स्त्रियों को सेक्स का साधन नहीं माना जाता था भाई। उनका सेक्सुअलाइज़ेशन नहीं किया गया था। भारतीय समाज में वस्त्र का चयन
शरीर को लेकर ही नहीं होता था, बल्कि वो होता था किस तरह की जलवायु और वातावरण में हम रह रहे हैं, उसके आधार पर। लेकिन जब अब्राह्मिक विचारधारा दुनिया में फैलनी शुरू हुई, तो इस विचारधारा ने शरीर के अंगों को लेकर जो धारणा बना दी, जिससे शरीर को छिपाने को महत्व दिया गया। ईसाई मिशनरी जहाँ भी गए, अपनी ये धारणाएँ साथ लेकर गए। भारत सहित अफ्रीका व दुनिया के सभी नेटिव कल्चर को, यानी कि जो सिर्फ़ ऐसा थोड़ी है कि इस तरह का कल्चर या इस तरह के कपड़े जो है सिर्फ़ भारतीय परिक्षेत्र में है। अभी हम आपको दिखाएँगे। अभी हमने आपको श्रीलंका वाला दिखाया था। इसके अलावा और भी दूसरे बहुत सारे देशों में इस तरह का ड्रेस कोड है भाई। ऊपरी वस्त्र नहीं ढके जाते हैं, नहीं पहनते हैं लोग, क्योंकि वो ऐसे जगहों पे होते हैं, उनका जलवायु ऐसा है कि वो उस तरह का ड्रेस कोड उनका है ही नहीं। लेकिन ये ईसाई मिशनरी जहाँ गए, पहली बात तो ये झूठा ईसाई मिशनरी, जो झूठा वो था मिशनरी वाला आदमी जिसने कहा कि भई भारत में भ्रष्ट टैक्स चलता था, एक नंबर का झुट्ठा। फिर उसके बाद ये जहाँ-जहाँ जाते थे, वहाँ-वहाँ अपना प्रोपेगेंडा साबित करते थे। तो ये इनका एक अपना नज़रिया है। पहले ये स्त्रियों को उसी दृष्टिकोण से देखते हैं और फिर उस दृष्टिकोण से देखते हुए उस चीज़ को ढाँकने की कोशिश करते हैं कि अगर ये चीज़ दिख जाएगी, तो हमारे रोम-रोम जज़्बात जो हैं, हमारे उफान मारने लगेंगे। ये इनका नेचर है। अगर आप अगर देख ऐसे लोगों की मेंटालिटी ये होती है, अगर आप कपड़ा भी पहने हो, तो कपड़े में भी छेद करके देख लेते हैं। भाई जिसको नहीं देखना है, वो तो आपको हर परिस्थिति में उसी नज़रिए से देखेगा। सीधी-सी बात है, जिस समाज में धारणा ही ऐसी हो कि स्वपत्नी के अलावा अन्य महिलाएँ जो हैं, वो माता और बहन के समान हैं, तो फिर ऐसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक धारणाओं में इस तरह की बातों का क्या औचित्य बनता है? लेकिन जिनकी धारणा ही इस बात से शुरू होती है कि स्त्रियों के जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनको देख कर के बस वो सेक्स ही असम्पशन कर सकते हैं, सेक्स के बारे में ही सोच सकते हैं, तो वैसी परिस्थिति में तो वो तो यही चाहेंगे कि भाई ढक के रखो, वरना हमारा रोम-रोम जज़्बात जज़्बात जाग जाएगा। तो इस तरह की मेंटालिटी के जो लोग हैं, वो यही करते थे। तो इनकी वजह से जो है, इस तरह का जो है वो पहनावा या इस तरह की विचारधारा जो है वो बाद में समाज में व्याप्त हुई। आगे बढ़ते हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये एक बुक है और इस बुक में क्या बताया गया वो मैं बता देता हूँ। कपड़ों को रिलेटेड है, यानी कि क्लॉथिंग हिस्ट्री बाय ये रिबर्ट रोज़ करके है, कि यानी कि कपड़े पहनने के इतिहास के ऊपर है। तो इस किताब में बताया गया है कि ईसाई मिशनरी ने बड़ी संख्या में लोगों को कन्वर्ट किया और फिर उन्हें चर्च द्वारा निर्धारित वस्त्र पहनने को मजबूर किया। लॉन्ग स्लीव ब्लाउज़ महिलाओं के ड्रेस कोड में था। क्या? लॉन्ग स्लीव ब्लाउज़ महिलाओं के ड्रेस कोड में था। आपको हमने यह भी बताया कि त्रावणकोर महाराजा ने ईसाइयों के ड्रेस कोड से संबंधित मांग को पूरा करने के लिए आदेश भी जारी किया था। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, इस बुक के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि ईसाइयों का ड्रेस कोड क्या था। ईसाइयों ने किस तरह के कपड़े पहनने के लिए जो है, अपने कन्वर्टेड या अपने ईसाई लोगों को जो है अ, आदेशित कर रखा था, जो चर्च के तरफ से निर्धारित कपड़ा था कि भाई चर्च की तरफ से ये कपड़ा का निर्धारण किया गया है कि ऐसे वस्त्र पहनने हैं, ठीक है। अब चूँकि ईसाई फुल ड्रेस में इसलिए भी होते हैं, उनके सामने मजबूरी है, ठंडे प्रदेश से आते हैं, कपड़ा नहीं पहनेंगे, जाड़ा हूँक देगा, निकल लेंगे, समझ रहे हैं ना? तो उनके लिए तो मजबूरी है भाई भरे पूरे कपड़े पहनना। और जब इसीलिए भारत में कभी कहीं घूमने आते हैं, तो जब गर्म जगहों पे चले जाते हैं, तो मुँह एकदम लाल-लाल बंदर जैसा हो जाता है, समझ रहे हैं ना? तो ठंडे प्रदेशों से आने की वजह से उनका अपना खुद का ड्रेस कोड है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो गर्म प्रदेश है, उनके अपने अलग ड्रेस कोड हैं। तो ये है इधर का सारा व्यवस्था। इस तरह ईसाइयों ने त्रावणकोर के नेटिव पहनावे के साथ एक विवाद उत्पन्न किया और त्रावणकोर के शहरी व कस्बाई क्षेत्रों में चर्च द्वारा निर्धारित ईसाई पहनावा को लोकप्रिय बनाया। क्योंकि ज़्यादातर कन्वर्जन इन्हीं क्षेत्रों में हुए थे, जो कि कन्वर्टेड हुए, उन्होंने ईसाई पहनावा अपनाया। रॉबर्ट रास की पुस्तक क्लॉथिंग एंड ग्लोबल हिस्ट्री में लिखते हैं कि कन्वर्टेड ईसाइयों ने नेटिव महिलाओं के पहनावों का मजाक उड़ाया, यानी कि कल तक वही महिलाएं जो उसी कल्चर, उसी परंपरा को फॉलो करती थी, जब वो कन्वर्ट हो गई, जब वो ईसाई बन गई, तो वो फिर अपने ही देश की उन महिलाओं का मजाक उड़ाने लगी जो महिलाएं संपूर्ण वस्त्र धारण नहीं करती थी। यानी कि कहते हैं ना, नया नया कन्वर्ट हुआ आदमी ज्यादा बकबकाता है। तो यही हाल हुआ। यानी कि जिस संस्कृति, जिस परंपरा से निकले हो तुम, और उस संस्कृति, उस परंपरा का तुम्हारे बाप, दादा, माई, अब्बा, कक्की सबने उसका पालन किया। अब उस परंपरा से थोड़ा-सा तुम जब आगे बढ़े, तो तुमने उन्हीं के ऊपर हँसना शुरू कर दिया। तो ये जो कन्वर्टेड ईसाई थे, इन्होंने क्या किया कि जो लोग कन्वर्टेड नहीं थे, यानी कि जो वहाँ पर अ, मूल लोग थे, तो उनका वो लोग मज़ाक उड़ाने लगे। अब क्यों?
तो क्या हुआ कि जिससे बचने के लिए वो लोग भी लॉन्ग स्लीव ब्लाउज पहनने लगे। कौन लोग? जब ईसाई मिशनरी जब उनका मजाक उड़ाने लगे तो वो लोग भी जो है वो लॉन्ग स्लीव ब्लाउज पहनने लगे। त्रावणकोर के ग्रामीण क्षेत्रों में कन्वर्जन बहुत कम था, इसलिए वहाँ नेटिव ड्रेस प्रचलन में बने रहे, यानी कि जो उनका लोकल प्रचलन था वो बना रहा। यहाँ पर अशोक जी आपकी टिप्पणी। जी, इस पे रॉबर्ट रॉस ने रिसर्च की थी और ये बताया था कि जब सीरियन, खास करके सीरियन मिशनरी वहाँ पे आए और फिर बाद में लंदन मिशनरी भी वहाँ पहुंचे, तो एक तरीके से जब वो पहुंचे तो वो एक चर्च द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड पहनते थे, जो लॉन्ग स्लीव का एक ब्लाउज होता था महिलाओं के लिए और उनका पूरा शरीर एक टाइप से ढका रहता था। तो जो कन्वर्टेड हुए वो भी चर्च के कहने पे पहनने लगे और जो महिलाएं जो नेटिव थी और त्रावणकोर की परंपरा के अकॉर्डिंग अपने वस्त्र पहन रही थी, उनको ट्रोल करने लगे, एब्यूज करने लगे। आप ये पेज नंबर 78 को अगर आप पढ़ेंगे, द क्लॉथिंग हिस्ट्री, ग्लोबल ए क्लॉथिंग हिस्ट्री, रॉबर्ट रॉस, तो उस पे लिखा हुआ है। तो वो और उसकी मॉकिंग करने लगे, तो वो उस तरीके से मॉकिंग, ट्रोलिंग और एब्यूजिंग से बचने के लिए जो वो महिलाएं जो ईसाई नहीं भी थी और शहरी क्षेत्रों में थी, तो उन्होंने भी ये लॉन्ग स्लीव के कपड़े पहनने शुरू करे। फिर बाद में सीरियन मिशनरियोज ने राजा से ये कहा कि आप आदेश कर दें ताकि जो मिशनरी है वो महिलाएं वो अपने चर्च के द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड पहन सके। तो हम आपको वो आदेश दिखा चुके हैं। उसके बाद राजा ने उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को देखते हुए ये आदेश दिया था। तो कुल मिला के डिस्प्यूट केरल के कस्बाई क्षेत्रों में ज्यादा हो रहा था, जबकि जो केरल की ग्रामीण क्षेत्र थे वहां पे कन्वर्जन बहुत कम था। तो वहां पे इस तरह से महिलाओं की ट्रोलिंग नहीं हो रही थी, तो वहां पे तब भी लोग अपने नेटिव ही वस्त्र धारण कर रहे थे। जी कुशवाहा जी। जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ें समझते हैं। अब देखिए, त्रावणकोर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के पहनावों में अंतर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ चित्र संलग्न किए हुए हैं। तो जो ग्रामीण महिलाएँ थीं, उनका ड्रेस कोड आप देख सकते हैं और जो शहरी महिलाएँ थीं, उनका ड्रेस कोड आप देक सकते हैं, उस समय समकालीन कुशवाहा जी, परिस्थितियों के अनुसार। ये जो जी। एक चित्र है जिसके ऊपर लिखा है सीरियन क्रिश्चियन फैमिली केरला, तो उसमें आप देखेंगे कि ये लोग शहरी क्षेत्र के हैं और उन्होंने एक लॉन्ग स्लीव का कपड़ा पहन रखा है। और ये बाकी ब्राह्मण महिला है केरल की और जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की थी उस समय की, तो आप उनके वस्त्र देख सकते हैं। ब्राह्मण गर्ल्स भी हैं और महिलाएं भी हैं, तो आप उनके वस्त्र देख सकते हैं और एक सीरियन शहरी क्षेत्र की ये सीरियन क्रिश्चियन के भी ड्रेस देख सकते हैं। जी। यहाँ जी। पे एक बात और है कुशवाहा जी कि हुँ। जो ये लोग बोलते टैक्स देना पड़ता था, तो ये क्रिश्चियन तो लॉन्ग स्लीव पहन रहे थे ना, उनके लिए तो आदेश राजा ने कर ही रखा था कि अगर आप कन्वर्ट हो भी जाते हो तो आप अपने चर्च के द्वारा पहनावा पहन सकते हो। तो राजा ने तो इतनी लिबर्टी दी, तो वो टैक्स क्यों लगाएंगे ऐसी चीजों में? जी। हो सकता है कन्वर्टेड लोग जो थे वो राजा मतलब कन्वर्टेड लोगों को राजा अपना प्रजा ना मानता हो, तो इनके ऊपर टैक्सेशन हटा दिया और जो लोग कन्वर्ट नहीं हुए थे, उनको अपना प्रजा मानता हो तो टैक्स लगा दिया हो। भाई जुमला ही तो फेंकना है, कुछ भी फेंक सकते हैं ना अशोक जी। इतना तो आप हमको आदेश मतलब इतना तो हक बनता है ना हमारा, क्योंकि हम लोग लिब्रांडो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, तो इतना तो हक बनता है ना, थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है ना महाराज। अब क्या पूरा का झूठ एक्सपोज़ कर दोगे हमारा? हाँ? रोज़ी-रोटी बंद कर दोगे, यही तो करते आए हैं आज तक। तभी तो हम प्रोफ़ेसर हैं, समझ नहीं रहे हैं क्या आप? तभी हम प्रोफ़ेसर हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोफ़ेसर। प्रोफ़ेसरी के नाम पर कुछ भी गपोड़ देते हैं, फिर ना आगे देखते हैं, ना पीछे देखते हैं। देखिए आप प्रोपेगेंडा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और प्लीज़ आप ये हमसे हक मत छीनिए वरना रोज़ी-रोटी हमारी खराब हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बच्चे हमारा सच जान जाएँगे तो हमको लात मार के निकल जाएँगे हमारे क्लासरूम से। तो ये सब मत करिए महाराज। गद्दारी ना करो भाई, ऐसे मत करो यार। दिल से दुःख होता है भाई, कसम से, बुरा लगता है।
ठीक है ना? आराम-आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब त्रावणकोर के बाहर उपनिवेशवाद का स्थानीय पहनावे पर असर। ये आप देख सकते हो। ये भी समझा दीजिए अशोक जी। मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, तो थोड़ा-सा आप भी हेल्प करिए। जी, जी। जो ये कॉलोनियल जब ये कॉलोनियल हिस्ट्री शुरू हुई, टाइम पीरियड शुरू हुआ, तो ये कॉलोनियल लोग हर जगह गए, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो और भी दूसरी जगह गए। तो हर जगह जब ये लोग गए तो इन्होंने जो नेटिव लोगों के पहनावा था उससे उन्होंने छेड़खानी की और जो इनका एक चर्च के द्वारा निर्धारित या फिर जिसको वो एक सभ्य वस्त्र मानते थे, तो उन्होंने अपने वस्त्रों पे भी लोगों को पहनने के लिए मजबूर किया और जो नहीं पहनते थे तो उनके ऊपर छींटा-कसी करते थे, उनके कपड़ों के साथ एक तरीके से मॉकिंग करते थे, अब्यूज़ करते थे कि तुम ऐसे हो, ये हो। तो इससे एक प्रकार से जो लोकल लोग थे काफ़ी परेशान रहते थे और जो कन्वर्टेड लोग रहते थे, वो कन्वर्टेड लोकल उनकी भाषा तो आती थी। अगर कोई बंगाली कन्वर्ट होगा, तो उससे बंगाली आ रही है और वो बंगाली ही है, तो वो दूसरों को ट्रोल कर सकता है। इसलिए समाज में मॉकिंग, ट्रोलिंग से बचने के लिए जो कॉलोनियल ड्रेस रहा, जैसे जहाँ पे ब्रिटेन गया या फिर जो भी यूरोपियन कंट्री ने जिससे भी अपना कॉलोनी बनाया, तो उस उन्होंने अपना वहाँ के नेटिव कपड़ों के साथ छेड़खानी करी और उनकी एक क्लॉथिंग हिस्ट्री को भी डिस्टर्ब करी, जो नेटिव लोग थे। आगे इसी स्ट्रीम पे हम आप देखिए ये बंगाल का एक चित्र है। तो यहाँ पे एक बंगाल का रूरल क्षेत्र का है, ये एक अर्बन क्षेत्र का है। तो जो अर्बन बंगाली है वो देखिए पूरा फुल स्लीव ब्लाउज पहनी है, साड़ी पहनी हुई है और पूरा शरीर उन्होंने ढक के रखा है। जबकि जो रूरल बंगाली महिला है, तो उन्होंने ऊपरी वस्त्र नहीं पहना है। तो मैंने अर्बन और रूरल का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कि शुरू में जो मिशनरीज ने कन्वर्जन किया था कॉलोनियल पीरियड में, वो ज़्यादातर अर्बन क्षेत्रों में ही हो रहा था। और दूसरा आप ये महात्मा गांधी जी से एक महिला मिल रही है। आप देख सकते हैं ये भी रूरल है, इसने भी ऊपरी वस्त्र नहीं पहना, साड़ी पहनी है लेकिन वो ब्लाउज नहीं पहनी है। तो इस तरीके से जो उपनिवेशवाद या कॉलोनियल टाइम पीरियड का इस तरीके से नेटिव कपड़ों में असर पड़ा। जी, कुशवाहा जी। जी। ये आप देख सकते हैं एक और है। इसको भी आप एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं थोड़ा सुस्ता लूँ। जी, जी। ये आप देख सकते हैं जब इंडोनेशिया में कॉलोनियल पीरियड नहीं था, जब इंडोनेशिया गुलाम नहीं बना था और स्वतंत्र था, उसके पहले की फ़ोटो देखिए, वहाँ पे जो नेटिव ट्राइब्स थे, वो कपड़े नहीं पहने थे महिला। आप एक पिक्चर देख सकते हैं बाली की है, वो मार्केट में एक महिला बिना किसी ऊपरी वस्त्र के मार्केट में घूम रही है। साइड में आप एक और फ़िल्म देख सकते हैं जो कि इंडोनेशिया के ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। ये कोई भी महिलाओं ने ऊपरी वस्त्र नहीं पहना है। तो ये तब की है कि जब प्री कॉलोनियल टाइम की है। तो तब यानी इस टाइप का जो एक यूरोपियन और कॉलोनियल माइंडसेट था कपड़ों को लेके, वो यहाँ नहीं पहुँचा था। तो इस तरीके से कॉलोनियल पीरियड ने नेटिव लोगों के कपड़ों से छेड़खानी करी और ये बाली का आप देख सकते हैं कि प्री कॉलोनियल पीरियड में किस तरह वहाँ महिलाएँ ऊपरी कपड़े नहीं पहनती थी। वो कपड़ों को लेके जलवायु का एक बहुत बड़ा वो रहता है, चूँकि ये सब तटीय क्षेत्रों के देश हैं। तो इस तरीके से आप ये पिक्चर देख सकते हैं। कुशवाहा जी दूसरी भी पिक्चर अगर कर दीजिए। हाँ, ये भी। अभी हाँ, ये ट्राइब्स हैं, अफ्रीकन ट्राइब्स हैं, इनके नाम आपको लिखा हुआ है। ओबा हिम्बा, सिम्बा, ओबा जिम्बा आदिवासी महिलाएँ और ये महिलाएँ तो अभी भी कपड़े यानी ऊपरी वस्त्र धारण नहीं करती हैं क्योंकि ये उनका एक परंपरागत कपड़ा पहनने का, कपड़ा चुनने का इनका एक अपना स्टाइल है।
तो आप ये देख सकते हैं कि इन महिलाओं ने भी ऊपरी वस्त्र धारण नहीं किया है। तो क्या आप कोई बोल दे कि भाई इनसे भी ब्रेस्ट टैक्स लिया जा रहा है वहाँ पे, इसलिए नहीं पहन रही? जी। जी, तो ये भी आप देख सकते हैं, पूरा सच बाहर आ रहा है, लेकिन इन प्रोफेसरों ने कभी आपको नहीं बताया ये सब के बारे में। ये देखिए फाइल फिजी महिला, ये फिजी महिला का ड्रेस कोड आप देख सकते हैं। जापान याप आइलैंड टॉपलेस नेटिव गर्ल्स पोस्ट कार्ड आप देख सकते हैं। ये देखिए ये जापानीज महिला है, हमारे उसी जापानीज देश की बात जो कहा यहाँ पे कहता है वहाँ की रेल बड़ी जानदार होती है। मतलब जापान के रेल में जो रेला बना लेते हैं उनको भी देखना चाहिए। तो ये देखो फिजी की महिला है, जापानीज वुमेन है, एक और है ये आप देख लो वहाँ का ड्रेस कोड भी, वहाँ भी इस तरह के ड्रेस कोड के साथ आपको लोग मिल जाएंगे जो ऊपरी वस्त्र धारण नहीं करते थे या नहीं करते हैं। क्या बूझे, क्या बूझे तुम, कुछ नहीं समझे ना? समझ जाओगे, पूरी स्ट्रीम आज का देख लेना, सारा भूत भाग जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है ना? एक त्रवणकोर के इस फर्जी नाटक को उठा करके जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, त्रवणकोर के इस फर्जी टॉपिक को तुम लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ा के 2009 की कहानी उठाई और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा चेप दिया और बड़का बड़का तुम लोग प्रोपेगेंडावादी बन गए हैं। बड़ा ख्याल आने लगा तुम लोगों को महिलाओं को त्रवणकोर में हक और अधिकार नहीं था। जाओ ना देखो इन पूरे देश दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो ऊपरी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, सबके ऊपर वीडियो बनाओ। है गांव में दम? नहीं है तुम्हारे गांव में दम, क्योंकि तुमको बस प्रोपेगेंडा फैलाना है। हद है। तो दर्शक ये समझ सकते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में इस तरह को आपको इस तरह के ड्रेस कोड के साथ लोग आपको मिल जाएंगे। न सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी जो भी तटीय क्षेत्र हैं, उन तटीय क्षेत्रों में खास तौर से इस तरह के पोशाक और इस तरह के ड्रेसिंग कोड पाए जाते हैं। तो इसके पीछे कोई ब्राह्मण ताकत, कोई स्तन कर और स्तन टैक्स जैसी धारणाएं विद्यमान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रेस कोड का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब भारत में वस्त्रों के पहनावे के ऊपर कुछ आर्कियोलॉजिकल रेफरेंस आपको दिखा देते हैं। कुछ बच्चा सब बोलेगा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के प्राचीन शिल्पों में भी अगर आप देखोगे तो ऐसे ही ड्रेस कोड जो है वो चुने गए हैं। कैसे चुने गए हैं वो बताता हूँ। अब इंडस वैली और सम्राट अशोक अपनी पत्नी के साथ आंध्र प्रदेश में सेकंड बीसी सीई सॉरी अब ये देखो, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला हुआ ये औरतों का शिल्प है। औरतों के छोटे-छोटे टॉयज़ मान लो। इनमें देखोगे आप तो इनमें भी उनको जो ड्रेस कोड में जो दिखाया गया है तो उनके भी यहाँ पर जो इसमें जो है औरतों के वक्षस्थलों को ढकने का कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है। क्या समझे? औरतों को जो है यहाँ पर जो बनाए गए हैं, औरतों का जो चित्रण किया गया है, उसमें उनके वक्षस्थलों को ढकने का कोई भी प्राविधान नहीं बनाया गया, जबकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला हुआ है। अब आ जाओ भारत के सबसे सुप्रसिद्ध सम्राट, सम्राट अशोक के बारे में बात करेंगे। राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, विश्व विजेता, अखंड चक्रवर्ती सम्राट, सम्राट अशोक के बारे में बात करते हैं। ये सम्राट अशोक का आंध्र प्रदेश से मिला हुआ एक शिल्प देखो। इस शिल्प में सम्राट अशोक तो वस्त्र नहीं पहने हुए हैं, लेकिन सम्राट अशोक के शास्त्र खड़ी हुई महिलाओं में भी किसी महिला ने वस्त्र नहीं पहने हुए हैं। उन्होंने ना ऊपरी वस्त्र पहना है, ना निचला वस्त्र पहना है। हमने थोड़ी कोशिश की है पहनाने की, लेकिन इन लोगों ने पहना नहीं है। ये आप देख सकते हो। ये बौद्ध शिल्प देख सकते हो। इस बौद्ध शिल्प पे सम्राट अशोक जी स्वयं अपनी स्वपत्नियों के साथ यानी कि अपनी धर्म पत्नियों के साथ विद्यमान हैं और इस फलक पर किसी भी औरत को, किसी भी स्त्री को ना ऊपरी वस्त्र पहनाया गया है, ना निचला वस्त्र पहनाया गया है। कम से कम त्रवणकोर में निचला वस्त्र पहनने का तो अधिकार था। लेकिन इस टाइम पीरियड में मेरे को लगता है कि आप नीचे का भी वस्त्र नहीं पहन सकते, ऐसा कोई आदेश रहा होगा। तो कहाँ हो हमारे प्यारे नौबोध भाइयों? बड़ा तुम लोग चबड़-चबड़ करते रहते हो यार, नांगेली, 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 हैं? नांगेली के लिए इतना न्याय माँगते हो और सम्राट अशोक जी की स्वपत्नियों के लिए एक बार भी तुम हल्ला नहीं करते हो। अरे यार, कभी इस पर भी बात कर लिया करो। अगर बात ही करनी है, तो कभी इस पर भी बात कर लिया करो। राजा की स्वयं की पत्नी का ड्रेस कोड ये देख रहे हो तुम? हुँ? क्या यहाँ भी बोलोगे कि टैक्सेशन चलता था? इसके ऊपर भी कोई स्टोरी बना दे, तो कैसा लगेगा?
आप नांगेली की घटनाओं के ऊपर तमाम तरह का छीछा-लेदर करते हुए देखे जाते हो। बहुत लोग मेरे यहाँ बहुत लोग डिबेट करने आते हैं नांगेली वाले प्रकरण पर। लेकिन इस पर क्या है? इस पर नहीं बात करेंगे। आखिर ये ड्रेस कोड क्यों है? वो तो राजा थे ना, सम्राट थे ना। बताइए? ना राजा के पास पूरा वस्त्र है, ना राजा की रानियों के पास पूरा वस्त्र है। वस्त्र विहीन करके आप लोगों ने अपने राजा और रानियों को जो है शिल्पों में बना रखा है और दूसरों को आप लोग ज्ञान देते फिरते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे रहना चाहिए। ब्राह्मण राजा ये करते थे, ब्राह्मण राजा वो करते थे। क्या ये शिल्प भी किसी ब्राह्मण ने बना दिया है क्या? विचार करिएगा आप लोग, अपने ऊपर भी एक बार थोड़ा। देखिए पूरा ज़िंदगी तो आप लोगों का प्रोपेगेंडा में ही बीत जाता है, लेकिन कभी तटस्थ होकर एक इंसान होने के नाते भारतीय संस्कृति और परंपरा को समझने की कोशिश करिएगा। बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज वैसे ही इतना कह दिया है कि आप लोगों को कई दिन तक तो नींद नहीं आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये चोला किंग यानी कि चोला किंग जो है, सेम्बियन महादेवी, ये आप देख सकते हैं, इनका ड्रेस कोड भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा पल्लव किंग एंड क्वीन, क्लीन हो गया भैया, क्वीन है। आदि वराह मंदिर, ये जो वराह मंदिर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। किंग बालार्जुन शिवगुप्त अपने 2 रानियों के साथ सिरपुर छत्तीसगढ़, तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पर ये तीनों चित्र आप देखो, इन तीनों चित्रों में महिलाओं को देखो, यानी कि तीनों जो शिल्प हैं, यानी कि जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, इनमें महिलाओं का ड्रेस कोड आप देखो। महिलाओं को कैसे दर्शाया गया है। कोई भी महिला ऊपरी वस्त्र नहीं धारण करके वो दर्शाई गई है। मतलब किसी महिला के ऊपर ऊपरी वस्त्र नहीं है। ये आप देख सकते हो। ये आर्कियोलॉजिकल रेफरेंस है भारत के प्राचीन ड्रेस कोड के बारे में, कि भारत में ऐसा प्राचीन ड्रेस कोड था। सम्राट अशोक के टाइम से था। सम्राट अशोक के टाइम में तो कम से कम यहाँ निचला वस्त्र पहनने का अधिकार तो था, लेकिन इधर तो वो भी नहीं था। देखो ना, सम्राट अशोक जी के टाइम में तो वो भी नहीं था। अब इससे तो यही दर्शा लग रहा है ना, हालाँकि ऐसा नहीं था। लेकिन जो सम्राट अशोक जी का जो यहाँ पर तुम लोगों ने बनाया है ना, उसको देखते हो तो ऐसा ही प्रतीत होता है। तो शुक्र मनाओ मेरा कि मैंने थोड़े कपड़े पहना दिए, लेकिन क्या करूँ, ट्रांसपेरेंट था। भाई गरीब आदमी हो ना, फुल ड्रेस नहीं खरीद सकता। सुपर चैट तो करते नहीं हो तुम लोग। हाँ, और ये देखो, यहाँ पर देखो, ये वाला देख सकते हो, ये उनके बाद के हैं, लेकिन इन बाद के इन शिल्पों में भी आप औरतों के ड्रेस कोड को बड़े स्पष्ट शब्दों में देख सकते हो, स्पष्ट तरीके से देख सकते हो। तो अब इस पूरे प्रकरण का उपसंहार पढ़ते हैं, यानी कि इस पूरे प्रकरण का फाइनल नतीजा, यानी कि फाइनल निष्कर्ष। अब्राहमिक विचारधारा स्त्री को सेक्सुअलाइज किया गया, यानी कि जो अब्राहमिक विचारधारा थी, इस विचारधारा के तहत जो है स्त्रियों को सेक्सुअलाइज किया गया, उसे उपभोग की वस्तु समझा गया, इसीलिए उसे पूरा शरीर छिपाना पड़ता था। उसी हिसाब से स्त्री के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, जबकि भारत एवं ट्राइबल्स व स्थानीय कल्चर में स्त्री को उपयोग की वस्तु नहीं माना गया एवं स्त्री के अंगों के प्रति गलत भावना भी नहीं थी, इसीलिए स्त्री जलवायु के आधार पर वस्त्र धारण कर सकती थी। स्तन नहीं ढकना कोई बुरी बात नहीं थी, परंतु जैसे ही कॉलोनियल समय आया, इन अब्राह्मिक विचारधारा वालों ने स्थानीय लोगों की संस्कृति को नष्ट कर दिया, उनके पहनावों को अभद्र बना दिया। त्रावणकोर में भी कॉलोनियल कालखंड का असर पड़ा। आपको हमने प्राचीन शिल्प दिखाए और भारत में उच्च जाति कहे जाने वाली महिलाओं के भी चित्र दिखाए। इन महिलाओं ने भी स्तनों को नहीं ढका। साथ ही भारत के बाहर भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि भारत के बाहर भी इस तरह का ड्रेस कोड फॉलो किया जाता था। अतः आज की इस स्ट्रीम से यह सिद्ध होता है कि नांगेले की घटना और स्तन कर जैसी बातें पूरी तरह से काल्पनिक हैं, उनका कोई समसामयिक प्रमाण नहीं है, समकालीन एविडेंस नहीं है। इसीलिए आपको यह मानना पड़ेगा कि भारतीय इतिहास आज जो हम पढ़ रहे हैं, वो कुछ कलम कसाइयों के द्वारा लिखा जा रहा है, जो कि प्रोफेसर बने हुए हैं। ठीक है साहब? तो यह आज का हमारा पूरा टॉपिक था।